फेस रीडिंग ये साइंस है क्या मैम? अंदर तक की चीज को आपको बता देता है जो आपको समझ नहीं आता। फेस रीडिंग की बात करें तो इसमें आप प्रॉपरली पास्ट भी बताते हैं? पास्ट में बहुत कम लोग आते हैं क्योंकि उन तक 2030 तक एक अलग नया युग आने वाला है जो अलग होगा। जैसे कहते हैं ना, जातिवाद बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। अगर इन तीनों जगह पे तिल होंगे तो लोग आप पे विश्वास नहीं करेंगे, चाहे आप उनके लिए। किसी इंसान की हेल्थ फ्यूचर में कैसी होगी ये भी फेस रीडिंग से पता चल सकता है? डेफिनेटली। तो अगर करवा चौथ की बात करें तो करवा चौथ के लिए कोई ऐसी कुछ रेमेडीज? तो आपने अपनी वाइफ को ना, हाँ, रिलेशन जो 2025 में बहुत लोगों के टूटे हैं, 2026 में वो दिवाली के लिए कोई रेमेडीज? आपने अपने एक तो सबसे पहले दिवाली वाले दिन आप अपने कैश बॉक्स को खोलिए। तो फेस रीडिंग के थ्रू हम सोलमेट भी जान सकते हैं एग्जैक्टली कि हमारा सोलमेट कैसा है? तो आप लंबे फेज के हैं तो आप कोशिश करिए कि यहाँ तो वो लड़की। दोनों में एक्यूरेट ज्यादा हम किसे मान सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी या फेस रीडिंग? आज की डेट में तो मैं फेस रीडिंग को एक्यूरेसी में ज्यादा लेके आती हूँ। सरस्वती माता का अपने आप आशीर्वाद मिलेगा दिवाली वाली रात पर। ये दिवाली की रात को ही करना है 11:43 तक ओम क्रीम कालिकाय नमः ये मंत्र का जाप कर लेना है। ये मंत्र जो है कि शाहरुख और सलमान की डेथ होगी बिटवीन 63rd एंड 67th ऑफ द एज, तो ये सही है या गलत है मैम? सलमान खान की जो डेथ का तो मैंने बहुत पहले ही किसी के साथ डिस्कस किया था। दिवाली 2025 आने वाला 2026 आप सभी के लिए कैसा होगा? अगर ये समझना है, ये जानना है तो इस पॉडकास्ट को एंड तक ज़रूर देखेगा। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ नॉट जस्ट फैक्ट, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे दिवाली 2025 आप सभी के लिए कैसी रहेगी, कौन से रेमेडीज़, कौन से प्रिकॉशंस इस दिवाली आपको रखनी चाहिए जिससे आने वाले कई साल, स्पेसिफिकली 2026 आपके लिए सुखमय रहे। 2026 क्या 2025 जैसा अनसर्टन रहेगा? क्या होंगे 2025 के प्रेडिक्शंस और क्या होंगे 2026 के रेमेडीज़, ये सब कुछ आपको इस पॉडकास्ट में देखने मिलेंगे। 2025 में अब भी 3 महीने बचे हैं, इसीलिए मैंने कहा 2025 के प्रेडिक्शंस, क्योंकि ये जो साल रहा है वो काफ़ी अनसर्टन रहा है। तो ये जो साल की शुरुआत हुई है अब तक, क्या ये साल अंत भी ऐसे ही करेगा या फिर कुछ कह सकते हैं स्मूथनेस इस साल में आएगी? 2026 में किन राशियों के लिए क्या प्रेडिक्शंस होंगे, क्या रेमेडीज उनको करनी है, ये सब कुछ इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे। आज के जो हमारे गेस्ट है वो है रिनाउंड फेस रीडर अनुराधा सिंह जी। अगर अनुराधा सिंह जी की बात करूं तो ये फेस रीडिंग की दुनिया में एक बड़ा नाम कर चुकी है कई सालों से, और कई सारी कंट्रीज़ में 50,000 से ज़्यादा लाइफ को उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया है थ्रू फेस रीडिंग एंड थ्रू एस्ट्रोलॉजी। तो मैं नहीं समझता हूँ फेस रीडिंग का जो फील्ड है उसमें अनुराधा जी से ज़्यादा और बेहतर आपको कोई और देखने मिलेगा। तो अगर 2025 की दिवाली को और स्मूथ बनाना है, 2026 के बारे में जानना है, तो इस पॉडकास्ट को एंड तक देखिएगा और समझिएगा हर एक रेमेडी, हर एक प्रिकॉशंस को। तो देर ना करते हुए इस पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अनुराधा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया और ख़ास हमारे शो में आए। और आज हम डिस्कस करेंगे 2025, 2026, साथ में जो आने वाले त्यौहार है उसमें कैसे क्या रेमेडीज़ होंगी उन त्यौहार के लिए, क्या प्रेडिक्शंस होंगे उन त्यौहार के लिए, और 2026 क्या 2025 जैसा ही होगा कि नहीं, ये सब हम डिस्कस करेंगे इस पॉडकास्ट में। तो बहुत बहुत शुक्रिया फिर से एक बार आप हमारे शो में आए मैम, उसके लिए धन्यवाद। सबसे पहले जो आपका प्रोफाइल है फेस रीडिंग का, उसके बारे में जानना चाहूँगा कि एक्चुअल में फेस रीडिंग ये साइंस है क्या मैम? देखिए, फेस रीडिंग बहुत बार मैंने यही बोला कि ये एक समुद्री शास्त्र है और हम लोग इससे विद्या आई है कि जिससे कि हम लोगों के चेहरे पढ़ते हैं। अब लोगों के चेहरे पढ़ना और लोगों के चेहरे पढ़कर उसके बारे में बताना दोनों चीज़ें अलग हैं। क्योंकि जब आज की डेट में लोग मेरे पास आते हैं कि उन लोगों ने, बहुत सारे लोग सीख रहे हैं, आज बहुत सारे लोग करवा भी रहे हैं, तो उनको यही तक पता है कि फेस को रीड करना मतलब फेस रीडिंग। लोग उनके चेहरों के उनके कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं। ये मैं हमेशा 1000 बार हर पॉडकास्ट में बोलती हूँ कि
चेहरा पढ़ना और चेहरे को देखकर उसकी प्रिडिक्ट करना दोनों चीज़ें अलग हैं। जो हम लोग करते हैं, जो मैं कर रही हूँ, और मैं यहाँ पे जितने भी फेस रीडर्स बैठे हैं या जो लोग करवा रहे हैं ना, वो लोगों के जो स्टूडेंट मेरे पास आते हैं तो वो यही बोलते हैं कि हमें प्रिडिक्शंस नहीं आती, हमें सिर्फ और सिर्फ फेस के करेक्टरिस्टिक्स आते हैं। तो फेस रीडिंग सिर्फ करेक्टरिस्टिक्स नहीं है, आप फेस को रीड करके मतलब आप उसके पास, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में पता कर सकते हैं। जैसे कि हम आपका चार्ट खोला है अभी की रिसेंटली मैं बात बताती हूँ, मैं टूर पे थी जब मैं लंदन में थी, तो वहाँ पे मेरे सामने जो पर्सन बैठे थे उन्होंने मेरे बारे में कुछ भी नहीं जाना था। क्यों आए थे वो कह रहे मैं किसी के साथ आया था क्योंकि मेरे वो फ्रेंड थी, इसलिए मैं उसके साथ आपके पास मिलने आया हूँ, पर मुझे आपके बारे में आपके बारे में सुना है, ना ही मैंने आपको कभी देखा है। पर वो एक काफ़ी अच्छा एस्ट्रोलॉजर था, मतलब उन्होंने अपनी कुंडली खुद पढ़ी हुई थी। पर जब मैं उनकी रीड कर रही थी तो उन्होंने मुझे एग्जैक्टली वही बताया कि जी हाँ, आप जो बोल रही हैं कि वो चीज़ मेरी कुंडली के हिसाब से एग्जैक्टली वहीं जा रही है। तो मेरा शुक्र जहाँ पड़ा बैठा है, आपने वही मुझे बताया कि आपकी फैमिली, आपका रिश्ता है, आपका नहीं बनना है। मेरे डिवोर्स भी हुए हैं, मेरे ये भी हुए हैं। हाँ, मुझे ये पता था। मैं एक बार जानने आया कि चलो क्यूरियोसिटी से कि फेस रीडर से पूछता हूँ वो क्या बोलती है। तो एग्जैक्टली वही चीज़, तो हम उससे दो चीज़ें ज़्यादा उसको बताई जो उसको गाइडेंस में नहीं मिल रही थी, जो उसको खुद समझ नहीं आ रहा था, वो खुद उसने आके पूछा, बताया और ही वॉज़ वेरी सेटिस्फाइड। तो ये कहते हैं कि फेस रीडर आपके अंदर तक की चीज़ को आपको बता देता है जो आपको समझ नहीं आता। तो फेस रीडर अगर एग्जैक्टली राइट फेस रीडर के पास पहुंच गए तो फिर आपकी ज़िंदगी बदलेगी। परफेक्ट। जैसे आपने इस आंसर में कहा कि फेस रीडिंग एक अलग तक कह सकते साइंस है और फेस रीडिंग करके उसके प्रेडिक्शंस बताना ये अलग साइंस है। क्योंकि आप इस फील्ड में करीबन 10 साल से ज़्यादा इस फील्ड में हैं और आपने इतनी सारी कंट्रीज़ में ये साइंस पहुंचाया है, आपकी कला पहुंचाई है। मैं जानना चाहूँगा, अगर हम कुंडली प्रेडिक्शन करते हैं या एस्ट्रोलॉजी के थ्रू किसी इंसान का प्रेडिक्शन आप करते हैं और फेस रीडिंग के थ्रू प्रेडिक्शन करते हैं, दोनों में एक्यूरेट ज़्यादा हम किसे मान सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी या फेस रीडिंग? आज की डेट में तो मैं फेस रीडिंग को एक्यूरेसी में ज़्यादा लेके आती हूँ, क्योंकि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर मेरे पास खुद आते हैं। जब उनकी कुंडली के हिसाब से उनको कोई प्रश्न का जवाब नहीं मिलता तो फेस रीडर के पास जाया जाता है, क्योंकि फेस रीडर उसकी हर वो छोटी से छोटी चीज़ को भी कंक्लूजन के तौर पे निकाल के दे देगा। अब जो कुंडली है, कुंडली में जब हम पढ़ते हैं तो हमारे हाथ ना कहीं बंधे होते हैं। हम लोग पूरी तरह से सामने वाले के साथ ना खुल पाते हैं, ना ही हम पूरी चीज़ों को बता पाते हैं, ना ही हमें उतनी उस चीज़ की नॉलेज हो पाती है। बट जब आप फेस रीडिंग कर रहे हो तो आप फेस रीडिंग में सामने वाले को पढ़ रहे हो, इसका मतलब आप उसकी जो भी आपके सामने बैठा है उसकी कुंडली तो आपके सामने बिना ओपन किए खुल गई है। आप उसकी कुंडली तो पढ़ रहे हो, पर साथ में आपने उसके आसपास के सारे सिनेरियो को पढ़ा है। आपने उसके पास्ट को देख लिया, प्रेजेंट को देख लिया, फ्यूचर को देख लिया, तो आप उसको ज़्यादा अच्छे से गाइड कर रहे हो, साथ में उसको प्रेडिक्शंस के साथ। तो आज की डेट में तो एस्ट्रोलॉजी आप कुंडली जो दिखाते हैं वो तो बहुत सारे मेरे साथ है, मेरे पास हैं, जो उनकी कहीं ना कहीं हर किसी को कोई ना कोई डाउट जब होता है तो ऑटोमेटिकली वो साथ में एक बार कॉन्ट्राडिक्ट जहाँ पे आ जाता है तो वहाँ पे वो एक बार कंसर्न जरूर कर लेते हैं कि क्या ये चीज़ें बदल सकती हैं। क्योंकि मैंने बहुत सारी कुंडली वालों की जिनकी प्रेडिक्शंस वो उन्होंने बोला था ये 100% जो है प्रेडिक्ट जो किया हुआ है वो करेक्ट होता है। और बहुत मेरे केसेस में हुआ है जब मैंने उनको बोला था कि ये चीज़ होगी आपकी ज़िंदगी में। मैंने बहुत सारी ऐसी फैमिलियाँ थी जहाँ पे जिन्होंने बोला था कि उनको हर एक एस्ट्रोलॉजर ने ये बोला था जब कुंडली देखे कि इनका बेबी नहीं है, ये अडॉप्ट ही करेंगे, इनका अपना नहीं है। पर सिर्फ और सिर्फ मैं थी, हाँ वो IVF उनके ज़रूर 5 हुए थे या 6, आप ये ज़रूर कह सकती हूँ, क्योंकि वो बहुत ट्रबल वाला टाइम था। तो मैंने उनको ये बोला भी था ये बहुत कम परसेंटेज दिख रही है, बट अगर आप 100% चाह रहे हैं दिल से तो ये आपके बच्चा है और है, ये मैं यहाँ पे हूँ, मैं अपनी गद्दी छोड़ दूँगी। और जब 4th वाला जब IVF उसका फ्लॉप हुआ था ना, तो वो बंदी ने मेरे को लिटरली मेरे से भी बात करनी बंद कर दी थी। ये मैं हर पॉडकास्ट में इसलिए बोलती हूँ क्योंकि ऐसे केसेस बहुत बार आते हैं मेरे पास। और जब
जब प्रेग्नेंट हुई थी तो वो मेरे सामने नहीं आ सकी थी, क्योंकि उसको लग रहा था कि मैं कैसे जाऊं इस बंदी के साथ। मैंने ये कहा था कि सब एस्ट्रोलॉजर्स ने मुझे बोला था सिर्फ आपके कारण मैं, तो ये चीज़ें प्रिडिक्ट, अगर आप हॉरोस्कोप में कुछ चीज़ें प्रिडिक्ट कर देते हो, तो अगर आप अच्छे फेस रीडर के पास चले गए हो तो आपका फेस रीडर आपको उससे बियॉन्ड चीज़ें बताएगा। बट एक इसीलिए मैं आज की गारंटी 100% करेक्ट है आज का फेस रीडर। परफेक्ट। आपने इतने सालों तक ये फील्ड में अपने आप को एक अलग मकाम पे पहुंचाया है, लेकिन अगर हम फेस रीडिंग की बात करें और एस्ट्रोलॉजी की बात करें, ये दोनों कॉम्बिनेशन कभी आपने यूज़ किए हैं या फिर आप प्योरली फेस रीडिंग के थ्रू ही अपने क्लाइंट्स को कंसल्टेशन देते हैं? नहीं, देखिए हम फेस रीडिंग और एस्ट्रोलॉजी दोनों के कम्बिनेशन को भी यूज़ करती हूँ मैं बहुत बार। ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, बट मैं कहती हूँ ना, जैसे आपका एक फील्ड जिसमें आप अपने आप को दमदार कहते हैं तो वो फेस रीडिंग हो, क्योंकि फेस जब पर्सन बैठ ही जाता है तो अपने आप एक्सप्लेन करना शुरू कर देती हूँ कि आप में ये प्रॉब्लम्स है। आप में कल ही मेरे सामने में कल ही यूएस का एक क्लाइंट मेरे सामने इस पे बैठा था, वीडियो कॉल पे बैठा था। तो जब वो वीडियो कॉल पे बैठे थे तो मैंने उनको एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया कि आपके हस्बैंड की ये इश्यूज़ हैं, आपकी वाइफ के ये इशू हैं, दोनों के प्रॉब्लम्स ये हैं, आप लोग मेरे पास इसलिए आए हो। फिर जब वो बोलने लगी तो मैंने आपको बोला कि आपकी फैमिली नहीं बढ़ी, मतलब आपके बच्चे ने, तो उसके मुंह से क्वेश्चन निकल नहीं लगा था, उसने कहा ये मैं बोलने लगी हूँ, आपने पहले उसकी फैमिली नहीं। मैंने उसको रीज़न भी बता दिया कि रीज़न वाई, व्हाट इज़ द रीज़न, ये फैमिली क्यों नहीं बढ़ रही है, क्योंकि देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन योर हस्बैंड कुंडली। मैंने कुंडली खोली नहीं थी, मैंने उनके फेस पे बोला कि आप अपनी कुंडली दो मुझे, मैं आपको एग्जैक्टली बता दूंगी आपकी कुंडली में फैक्ट है। तो उनके हस्बैंड की कुंडली में बच्चा दिख ही नहीं रहा था, और उसके हस्बैंड की कुंडली इतनी डिफ़िकल्ट थी, और मैंने उनको सारी सिचुएशंस बता दी थी, और वो कुंडली खुले बगैर ही करी थी। बाद में मैंने कुंडली ओपन करी कि उनकी सारी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस, फिर मैंने उनकी कुंडली खोली और उनको सारा एक्सप्लेन किया कि ये देखिए ये सारी चीज़ों के कारण मैंने पहले ही आपको बोल दिया था। तो ये दोनों चीज़ों को बहुत बार मैं यूज़ करती हूँ जब सामने वाले को समझाना होता है। कई बार उनको उनके प्लैनेट्स दिखाने हैं कि आपकी ये चीज़ें, सिचुएशन यहाँ पे ख़राब है, ये तो मैं दोनों चीज़ों को यूज़ करती हूँ। करते हैं आप, राइट, परफेक्ट। जैसे आपने कहा कि फेस रीडिंग और एक अलग टेक्निक है, फेस का रीडिंग करके उसके प्रेडिक्शंस करना अलग टेक्निक है, लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली हम एस्ट्रोलॉजी देखें तो ज़्यादा करके उसमें प्रेडिक्शंस ज़्यादा आते हैं। फेस रीडिंग की बात करें तो इसमें आप प्रॉपरली पास्ट भी बताते हैं जो हो चुका है? देखिए नॉर्मली लोग ज़्यादातर जो आते हैं वो प्रेडिक्शंस लेने आते हैं। पास्ट में बहुत कम लोग आते हैं क्योंकि उनके जो इश्यूज चल रहे होते हैं, तो उसके सोल्यूशन के लिए हम बोलते हैं कि तेरा ये सोल्यूशन बार बार क्यों हो रहा है। एक पर्सन आए थे जो उनके जो बॉस थे, उनका नाम मतलब वो एक पर्सन, जो अगर वो आज एक कंपनी में काम कर रहे हैं तो वही नाम का उनका बॉस इस कंपनी में है, दूसरी कंपनी में अगर काम करने जा रहे हैं तो दूसरी कंपनी में भी वही नाम का एक बॉस आ रहा है। अगर वो तीसरी कंपनी में गए तो तीसरी कंपनी में भी वही नाम का बॉस उनका बन के आ गया। तो मैंने उनको आप ही बोल दिया कि स्पेसिफिकली क्योंकि आपका एक कार्मिक कर्मा इनके साथ जुड़ा हुआ है, इनका आपने कुछ जो किया था, जो मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि आपने क्या क्या इनके साथ किया था, इसलिए वो आपकी लाइफ में बार बार आ रहा है। अब आपको इसको तोड़ना है, कैसे तोड़ना है वो भी मैंने उनको बता दिया कि अब आपको क्या क्या स्टेप्स लेने होंगे सो दैट आप इनके लिए अपनी लाइफ में इनके लिए को कुछ कर सकें और ये आपके साथ आपकी जो रिलेशन है वो कोऑर्डिनेट बन सके। तो जब आप वो उससे भागने के लिए दूसरी कंपनी में गया, दूसरी कंपनी में भी वही वाला नाम का वही करेक्टर में आ गया, अब दूसरी में भी वही नाम का वही करेक्टर में आ गया। तो इस कार्मिक, हमें पास्ट के बारे में भी पता, पास्ट लोग बहुत कम जानना चाहते हैं। बेसिकली लोग फ्यूचर में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं कि फ्यूचर आपका क्या है। फ्यूचर के बारे में बहुत सारी चीज़ें हम पहले बता देते हैं। जब लोगों की चीज़ें 1 by 1 होनी शुरू हो जाती हैं तो वो मैसेजेस डाल देते हैं कि आपने ये बोला था कि 2018 में मेरे पास एक लड़की आई थी और वो आई थी, उसकी शादी अभी हुई थी, तो मैंने उसको बोला था कि तू जो मर्जी कर ले, तेरा कुछ नहीं, तू जितने मर्जी पंडितों, और मेरे से आने से पहले वो कम से कम 50,000 लोगों के पास चली गई होगी। और मैंने उसको बोला था तू 5 साल रुक, 5 साल के बाद तेरा बच्चा है। वो कह रही है कि मैं ये सोच भी नहीं सकती, ऐसे कैसे होगा। मैं
18 में आई हूँ और मैं 5 साल अब वेट करूँ, मतलब अभी ऑलरेडी मैं शादी के ऑलरेडी मैं 4th ईयर में हूँ और अभी मैं 5 साल, मैंने उसको कहा कंप्लीटली 5 इयर्स, अभी से नेक्स्ट 5 ईयर में तेरा है, इससे पहले मैं कुछ नहीं कर सकती, जाओ। अब 5 साल के ख़त्म हो, उसके बाद वो 1-2 बार मिली है, उसके अपने कुछ उसके हस्बैंड के कुछ कारण, बट एग्जैक्टली 5 ईयर के बाद उसकी प्रेगनेंसी हुई है। और उसने मुझे ये बात जब बताई एंड वो इतनी हैप्पी थी और उसने बोला ये कैसे हो सकता है। देखिए मैं 2018 में आई थी और 2018-2023 में एग्जैक्टली मैंने प्रेगनेंसी मेरी हो गई थी। मैं 2023 में मतलब मेरे बच्चा जो है एंड में मेरे बच्चा है। तो आपकी जब आप इतने कंफर्म हो जाते हैं ना तो आपको ज़्यादा बात भी करने की ज़रूरत नहीं। हार्डली मैं तो जो प्रेडिक्शंस देती हूँ वो 10-15 मिनट में दे के उठ जाते लोग, इतनी स्ट्रांगली और इतनी हाई फॉर्म में फटाफट प्रेडिक्शंस देनी है। ठीक है, ये चीज़ आपकी होगी, हाँ जी होगी, ये लो। परफेक्ट। जब आप प्रिडिक्शन करते हैं एट दैट टाइम आप सॉल्यूशंस या फिर कुछ ऐसी रेमेडीज भी देते हैं अपने क्लाइंट्स को? डेफिनेटली जब लोग सामने से सॉल्यूशंस पूछते हैं तो हम उनको सॉल्यूशंस भी देते हैं। बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि आप जब हम लोग हमारे देखिए ये जो रेमेडीज होती है ना, ये हमारी किस्मत को बदलती नहीं है, पर ये हमारी किस्मत में जो चीज़ें होती हैं ना उनको पहले ले आती हैं। अगर आपके पास कोई चीज़ 10 साल या 15 साल बाद है, अगर आप रेमेडीज़ कर रहे हो तो वो आपकी डेफिनेटली चीज़ों को अर्ली ले आएगी। और अगर आपकी किस्मत में सपोज जैसे मैंने आपको बोला कि किसी ने बोला हार्डली 1% भी दिख गया, आप रेमेडी कर रहे हो तो डेफिनेटली वो चीज़ हो जाएगी। क्योंकि 90% आपकी लाइफ में वो चीज़ नो है, बट 10% अगर आपकी लाइफ में है और 10% होती है। बट हमारे ऊपर क्या होता है, नॉर्मली हम जब कुंडली भी देखते हैं तो 90% को ही चेक करते हैं, हम 10% को चेक नहीं करते। ये हमारे मोस्टली हम लोग जब कुंडली देखते हैं तब यही होता है। मैं उस 10% को उठाती हूँ और उस 10% से मैं सामने वाले को रेमेडी देती हूँ। क्योंकि 90% तो ऑलरेडी लोगों के पास हो चुका है कि नहीं है, तो वो इसीलिए मेरे पास आएगा कि मैं वो 10% का यूज करूंगी, उसकी लाइफ में मिरेकल करूंगी। राइट। तो जो फेस रीडर होता है ना, वो एक तरह से एक मिरेकल करने वाला होता है, जो मैं मानती हूँ कि मैंने लोगों की लाइफ में मिरेकल करे हैं, तो इसलिए मुझे खुद भी वो पता है कि मिरेकल्स होते हैं। अब मुझे विश्वास होने लग पड़ा है क्योंकि मैंने लोगों की लाइफ में मिरेकल होते देखे हैं, तो मुझे लग गया कि मिरेकल्स होते हैं, लाइफ में होते हैं। बिलीव करना शुरू करिए कि मिरेकल्स होते हैं। परफेक्ट। जब आपने कहा कि स्पेशली आप फेस रीडिंग और फेस रीडिंग प्रेडिक्शंस ये दोनों करते हैं, जब मैं आपकी प्रोफाइल कह सकते हैं रिसर्च कर रहा था, आपकी कई सारी रील्स मैंने पॉडकास्ट की देखी जो तिल बेस्ड है। ये एक्चुअल में आप कैसे प्रेडिक्ट करती है कि तिल और फेस रीडिंग का क्या कॉम्बिनेशन है? देखिए तिल जो है ना वो हमारी बॉडी पर अपने आप नहीं आते, ये हमारे कोई पास कर्म जो हम किए होते हैं ना उसके हिसाब से काउंट करके आते हैं। अब मैं आपको बहुत मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ। जब आपकी किस्मत ना जागनी होती है ना तो आपके बहुत स्ट्रांगली आपके मतलब मैं अपने फेस को एक खजाना बोलती हूँ, पैरों को खजाना बोलती हूँ, और आपको आपकी जो नेवल होती है उसको मैं खजाना बोलती हूँ। तो ये जो 3 चीज़ें हैं ना वो आपका खजाना है। फेस क्योंकि इसलिए क्योंकि ये सबसे पहले सबके सामने आना है, इस पर कोई आप कपड़ा वपड़ा नहीं डालते हो। आपकी आंखें ठीक है, मुस्लिम जब आप रिलीजन में जानते हैं, बट तब भी आपकी आईज़ ओपन होती हैं। तो आपकी आंखें मतलब आई कोई तो कोई पार्ट तो ओपन होता है ना, तो ये आपके फेस का, आपके फीट के जो नीचे वाला और आपका नेवल, ये 3 चीज़ें होती हैं जो मनी का खजाना है। आपकी लाइफ में अगर कोई इंसिडेंट होना है, सपोज आपकी लाइफ में सपोज आपकी लाइफ 360 एंगल चेंज होने वाली है, जिसमें मैंने सोचती हूँ कि आपके घर में कोई कमाने वाला था और वो कमाने वाला एक तरह या तो आपको छोड़ के चला गया या सिंपली कहीं ना कहीं उनकी कोई डेथ हो गई। आपके ना ये इमीडिएटली उन दिनों में वो ये हो सकता है कि वो ये चक्कर चलना शुरू हो जाता है 6 से 5 महीनों के पहले उस बंदी पे जिस पे प्रॉब्लम आनी है, चाहे वो लेडी है या जेंट्स है, उनके ना बॉडी पे उनके ये वाला जो बुरे तिल हैं उनकी बॉडी के उनके शरीर के बैक पे, एक तो उनके बैक पे तिल आना शुरू हो जाना, एक उनकी छाती के आसपास कहीं तिल आने शुरू हो जाने। छाती और बैक के तिल
अच्छे नहीं होते। Okay. ये तिल सिर्फ और सिर्फ या तो आपके, अगर आपकी बाई चांस आ गए या 6 महीने पहले आप देख रहे हैं कि मेरे बॉडी मेरे इस पे चेस्ट पे आ गया और मेरे बैक पे आ रहा है तिल, तो इसका मतलब है आपकी ऊपर कोई बड़ी विपदा आने वाली है, बड़ी कोई ऐसी विपदा जिसमें आपकी ज़िंदगी 360 एंगल चेंज होगी, मतलब नेगेटिव जाएगी। और अगर आपकी कोई सपोज आप कहते हैं एक 360 एंगल चेंज होने वाली, लॉटरी लगने वाली है, या आपको ऐसा पैकेज वाली जॉब मिल रही है जो 100% आपकी, जैसे सपोज आप इंडिया में काम कर रहे हैं या आप उसमें बाहर फॉरेन में एक इमीडिएटली चले जाते हैं तो आपकी 100% हाइक हो जाती है। तो आपकी 100% हाइक हो जाती है तो इमीडिएटली या तो आपके पैर के सेंटर नीचे वाले तले के, आपके ऊपर वाले नहीं, नीचे पैर के नीचे जो तला है उसके सेंटर में तिल आना शुरू हो गया, या फिर आपके लिप्स के इस वाले यानी कि लिप्स या चिन के एरिया पे तिल आना शुरू हो गया, या आपके फोरहेड पे तिल आना शुरू हो गया, या नोज़ के तिल आना शुरू। अगर ये यहाँ पे कहीं पे भी तिल आ रहा है तो इसका मतलब है आपकी 360 एंगल फाइनेंशियली आपके पैसे वाइज लॉटरी लगने वाली है, या आपकी किस्मत बदलने वाली है, या आप राजा, जिस तरीके से भी आप इसको बोल सकते हैं वो बोलिए, बट इस तरीके से आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। तो तिल जो होते हैं, बहुत सारे अच्छे तिल भी होते हैं, बहुत सारे बुरे तिल भी होते हैं। अगर आपके फोरहेड, नोज और चिन पे तीनों अगर तिल हैं, अगर 3 तिल इस जगह पे हैं तो इसका मतलब आपका शुक्र, आपका मंगल और आपका सूर्य तीनों कंट्रोल में है आपके। आप दुनिया में राजे हो, आपके आगे कोई खड़ा नहीं हो सकता। चाहे आप दुनिया को झूठ बोल के बेच रहे हो कुछ, चाहे आप अलग से काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लोगों ने आपके ऊपर विश्वास करना ही करना है। अगर आपकी थाई पे चिन्ह है और तिल है, अगर आपके पैरों की उंगलियों के पीछे तिल है, अगर आपकी बैक पे तिल है, ये तिल आपके अच्छे नहीं हैं। ये आपकी मनी के क्राइसिस को बताते हैं। आप हमेशा अपने रिश्तों के लिए रोते हैं, आप पर लोग विश्वास नहीं करते हैं। सबसे बड़ा होता है अगर इन तीनों जगह पे तिल होंगे तो लोग आप पे विश्वास नहीं करेंगे, चाहे आप उनके लिए 24/7 काम करते रहे। ऐसे एम्प्लॉयज़ होते हैं, गधों की तरह काम कर लिया तब भी आपको सामने वाला प्यार नहीं करेगा, सामने वाला कुछ नहीं देगा, दुत्कारेगा, ऐसे लोगों का। और अगर आप कहते हैं कि अगर आपके लाइफ में, मतलब मैंने ये देखा कई लोगों के, बच्चों के तो कईयों के मैंने देखा ही है, नेवल के पास, बिल्कुल पास, जैसे लगता है नेवल टच हो रही है, या नेवल के अंदर तो हज़ारों करोड़ों में एक लोग का होगा, बट नेवल के आसपास काफ़ी लोगों का होता है, बिल्कुल टच कर जाए अगर नेवल, तब भी आप अपनी जगह के राजा हैं। तब भी आप अपनी जगह के राजा हैं। और अगर आपके कानों के बीच में तिल है तो आप किसी भी चीज़ में हाथ डाल लीजिए, आपने हमेशा उस चीज़ में आगे ही बढ़ना है। अगर आपके पैर के तले पे नीचे, अब पैर में भी मैंने 3 का, उंगलियों पे, सेंटर में और तले पे, अगर आपके तले पे तिल है ना तो आप जहाँ पे भी जाएंगे ना उनका काम बनेगा ना आपका काम बनेगा। जैसे आप किसी कंपनी में काम करें, वो कंपनी डूब जाएगी। अगर आप किसी अपने दोस्त के साथ काम करने लगे, उसका पैसा डूब जाएगा। अगर आप अपना काम करने लगे, अपना तो आपका डूबेगा ही डूबेगा। तो वो जो भी काम करेगा ना, वो इंसान का काम डूबेगा। ओके। तो तिल हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारी बॉडी पे ना अगर 10 तिल है तो इसका मतलब आप लकी हैं। आपको मैंने बता दिया कि लकी जाए, बट अगर 10 से ज़्यादा आते हैं ना तो इसका मतलब है आप लाइफ में सारी ज़िंदगी स्ट्रगल ही करेंगे। आप स्ट्रगल करते जाएंगे, आपको अपनी स्ट्रगल का बहुत लेट, वो हो सकता है 70 में हो, 60s के बाद हो, तब जाके कहीं कुछ मिलेगा, बट उससे पहले आप अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियली हमेशा गरीब ही रहेंगे। मतलब आप क्राइसिस ही जूझते रहेंगे, आप उस लेवल से ऊपर नहीं बढ़ पाएंगे। बेहतरीन तरीके से आपने एक छोटे से तिल का महत्व समझाया। अलग अलग बॉडी पार्ट्स पे आपने कहा कि अगर इस बॉडी पार्ट पे तो ये आपके कॉम्प्लिकेशंस या फ़ायदे हो सकते हैं आपकी लाइफ में। लेकिन अगर हम फेस रीडिंग की बात करें स्पेसिफिकली, 5 फैक्टर्स हर इंसान के लिए इम्पोर्टेंट है। एक तो पैसा, दूसरी मैरिज, तीसरे बच्चे, चौथा करियर और 5वां हेल्थ।
फेस रीडिंग जब भी आप करते हैं, कॉमन आपके पास जो क्लाइंट्स आते होंगे, जैसे आपने पॉडकास्ट की शुरुआत में मैरिज का भी एग्जांपल दिया काफ़ी लोगों का, तो जब मैरिज करते हैं या सोलमेट चूज़ करते हैं तो फेस रीडिंग के थ्रू हम सोलमेट भी जान सकते हैं एग्जैक्टली कि हमारा सोलमेट कैसा है। देखिए, सबसे पहले ना आप अपने आप को जाके ना शीशे में देखिए। जितने भी पॉडकास्ट ये देख रहे हैं ना, सबसे पहले अपना फेस देखिए और अपनी देख के ना अपनी फेस की शेप देख लीजिए और अपने दिमाग में डाल लीजिए कि ये मेरे फेस की शेप है। अगर आप शादी करने जा रहे हैं और या अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हैं और आप कोई पार्टनर ढूंढ रहे हैं, तो मैं उनके लिए ये बात स्पेसिफिकली बोल रही हूँ। आप अपने फेस की पहले शेप ढूंढिए। आपका फेस, सपोज अगर आपका फेस, अगर आप बॉय हैं, अगर तो आप शादी करना चाह रहे हैं तो आप लंबे फेस के हैं, तो आप कोशिश करिए कि या तो वो लड़की गोल फेस की होनी चाहिए या वो लड़की फ्लैट फेस की होनी चाहिए। नहीं तो अगर आप अपने लंबे फेस की लड़की, ये उनके सोल पार्टनर्स हैं। गोल फेस वाली लड़की तो उसकी यानी कि छोटा फेस राउंड शेप में और लंबा फेस हो, वो दोनों लड़का और लड़की अपने आप में ही सोल पार्टनर, मतलब उनसे अच्छा कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा ही नहीं। ओके। अगर लड़की जो है अगर लड़का छोटा, मतलब छोटी गोल फेस का है और लड़की जो है लंबे फेस की है, तो यहाँ पे ना लड़का हमेशा, वो रहेंगे इकट्ठे बट ना लड़का हमेशा उसको झूठ बोलता रहेगा, मतलब वो झूठ बोलने वाला होगा, वो उसको कहीं ना कहीं धोखे जरूर देगा, बट उनका सेपरेशन नहीं होगा। अब जहाँ पे अगर आप देखते हैं फेसेस, अगर आपके लड़के का जो फेस है वो फ्लैट है, मतलब चौड़ा टाइप कहते हैं ना हम, क्योंकि इंडियन जो फेस है बेसिकली मेल में काफी चौड़े होते हैं। अब उसके साथ जो लड़की है उसका फेस राउंड में आ गया, तो वो एक कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रांग है। वो कॉम्बिनेशन। बट वहीं पे अगर चौड़े फेस में अगर आपकी वाइफ या आपके सोल पार्टनर का जो फेस है वो लंबा आ जाता है, तो वो एक सेपरेशन में जाना ही जाना है। वो चाहे 10 साल बाद हो जाए, 15 साल बाद, उनका डिवोर्स होगा ही होगा। ये होना ही है, ये पक्का है। और अगर दोनों का एक, सपोज लड़के का भी फेस गोल आ गया और लड़की का भी फेस गोल आ गया, या लड़के का भी, मतलब एक ही शेप में, तो वहाँ पे भी 100% डिवोर्स होना है आफ्टर शादी के 5 साल से पहले भी हो सकता है, बट 5 साल तक होना ही होना है। वो होना है। और अगर लड़की का फेस फ्लैट है और लड़के का फेस गोल है, तो ये एक कहते हैं कि ये पास्ट लाइफ के मिले हुए बिछड़े हुए लोग होते हैं, सोलमेट्स होते हैं। वो लोग इस लाइफ में मिलते ही मिलते हैं। अब हमारे यहाँ पे आपने सोलमेट्स में अगर आप बात करेंगे तो रणवीर कपूर और आलिया भट्ट दोनों का फेस देखेंगे तो रणवीर कपूर का फेस लंबा है और उसकी वाइफ का फेस छोटा है। ये आइडल जो सोलमेट है, इनकी जोड़ी कभी नहीं टूटनी। ये लोग पिछली जिंदगी के मतलब लाइफ पार्टनर्स थे, तब इस जिंदगी में आए हैं। अब अगर आप देख रहे हैं, अगर ये जो कटरीना कैफ और विकी कौशल है, ये अभी बहुत अच्छे पार्टनर हैं, बट इन दोनों की एक इशू आ गया, ये लोग लंबे फेस के हैं दोनों लंबे फेस। ये आफ्टर 10 ईयर, आप शादी के 5 साल के बाद तो प्रॉब्लम आएगी, बट 10 ईयर में के अंदर इनका डिवोर्स होना है। पर ये बहुत अच्छे दोस्त रहेंगे, अच्छे दोस्त रहेंगे शादी के बाद भी। इन दोनों का कॉम्बिनेशन और चीज़ों को देख के लग रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा, दोस्त रहेंगे, बट इनका डिवोर्स सेपरेशन है। अगर इसी के साथ साथ जैसे दीपिका पादुकोण और दीपिका हो गया और उनका रणवीर सिंह, अब इनका भी देखेंगे तो इनके इनका दोनों का भी फेस लंबा और गोल। अब जहाँ पे मैंने आपको बोला एक ही शेप आएगी, तो वहाँ पे सेपरेशन होनी है। वो सेपरेशन शादी के 10 साल 12 साल के बाद इनकी सेपरेशन भी होनी है। लेटर ऑन इनकी सेपरेशन भी होनी है। जब क्योंकि अब आने वाला समय जो होगा रणवीर सिंह का आएगा 2027 के बाद। तो इनकी सेपरेशन उस टाइम से थोड़ी शुरू हो जाएगी, चलनी शुरू हो जाएगी।
तो जैसे आपने कहा कि अलग अलग कॉम्बिनेशंस होते हैं फेस रीडिंग के टू फाइंड योर सोलमेट्स, लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली, ये तो हमको हो गई मैरिज की बात। अब अगर आपने देखना है कि इस बंदे के पास अगर सपोज आप लड़की हैं और मैं लड़का हूं और आप देखने आए हैं, आपको लगेगा कि मैं इसके पास साथ अपना टाइम तभी करूँगी कि इसके पास पैसा है कि नहीं, इसकी किस्मत में पैसा है। आप हमेशा देखना जिन लड़कों के आईब्रोज़ के बीच में जितनी कम स्पेस होगी उतना वो बंदा ज़्यादा अमीर होगा। जितनी स्पेस ज़्यादा होगी उसको लाइफ में ना लेट सक्सेस मिलेगा। आप इसको 50s के बाद काउंट करिए, 40s के में भी नहीं लीजिए, 50s के बाद उसको एक उंगली जो है ना, आधी उंगली, हाफ फिंगर होनी चाहिए। हाफ फिंगर है तो वो बंदा अभी भी राजा है और बाद में भी उसके पास इससे भी डबल पैसा आना है। मतलब वो राइज करेगा। अगर वो जॉब कर रहा है तो उसकी आगे डेजिग्नेशन चेंज होंगे और वो जाएगा आगे। तो आप उसको पहले ही आप उसको अगर सोच रही हैं कि इसके पास आएगा पैसा कि नहीं आएगा, तो वो उसके पास पैसा होगा और आएगा भी, तो तुम उसको लिए हाँ कर सकती हो। तो जो लड़कियां जो हमारा पॉडकास्ट देख रही हैं तो उनको पहले ही बता दिया। ऐसे ही लड़के भी आजकल काफ़ी लड़कियां मांगते हैं जो उनके साथ खड़ी हो, फाइनेंशियली भी उनको उतना सपोर्ट करे। तो आप ये कोशिश करिए कि देखिए कि जो लड़कियों की जो स्पेस, जो एक फिंगर है, लड़कों की हाफ फिंगर होनी चाहिए, हाफ, और लड़कियों की ना एक पूरी एक फिंगर। जहाँ पे लड़कियों की एक फिंगर आ गई, वो लड़की अपने दम पे उसको उठा लेगी, लड़के को कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। लड़की खुद अपने दम पे अपनी लाइफ भी सेट कर लेगी, लड़के की भी कर लेगी। इतनी उस लड़की में इसलिए अपनी फिंगर को ज़रूर अपने आईब्रोज के बीच में देखिए कि आपकी स्पेस कितनी है। अगर तो बहुत ज़्यादा है ना, तो फिर आप स्ट्रगल ही करते रह जाएंगे, क्राइसिस से लड़ते ही रह जाएंगे, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन चेंज नहीं होगी। आप कहते हैं आप गरीब हैं, आप पैसे की तंगी है, वो तंगी में ही काटते रहेंगे, वो जिसमें सिचुएशन में उसी में राउंड घूमते रहेंगे। तो ये हो गई मनी की साइन, कह सकते हैं, फ्रॉम फेस रीडिंग। आपने मैरिज का बताया, इसके पहले के आंसर में आपने पैसे का भी बताया। अब हम आएंगे तीसरे फैक्टर पे, जो है हेल्थ। किसी इंसान की हेल्थ फ्यूचर में कैसी होगी, ये भी फेस रीडिंग से पता चल सकता है। डेफिनेटली आप देखेंगे हेल्थ, बेसिकली मैं ज़्यादातर हेल्थ की जो नॉर्म्स चेक करती हूँ, मैं लोगों की आईज़, ये वैसे तो हम लोग वैसे देखते रहते हैं, ये जी आपके आईज़ जो हैं ये डार्क हैं, इससे ये हो जाएगा, ये है वो नहीं। आपकी आई नॉर्म्स चेक करती हूँ मैं लोगों की आईज़, ये वैसे तो हम लोग वैसे देखते रहते हैं, ये जी आपके आईज़ जो हैं ये डार्क हैं, इससे ये हो जाएगा, ये है वो नहीं। आपकी आईज़ के नीचे ना एक लाइन आती है, वो सबके आती है। ये लाइन बहुत सारे लोगों के नहीं आती है। जब आपकी हल्की एक बहुत लाइट होती है, वो बहुत मिड में है, वो मिड वाली जो लाइट है ना, अगर वो आपको दिखी, मतलब आपकी जैसे आपकी लाइफ जो है वो हल्की दिख रही है, तो आपको हेल्थ इश्यूज होंगे। और आप सामने वाले को आपकी उसकी आंखों के अगर देख रहे हैं तो उसकी हल्की एक आंखों के नीचे एक लाइन दिख जाएगी, प्लस उसके कान, आप उसके सामने बैठे हैं और आपको उसके कान के सामने वाले पोर्शन, मतलब नीचे वाले पोर्शन अगर दिख रहे हैं, तो वो बंदा ना हेल्दी नहीं होगा। वो बंदा हेल्दी नहीं होगा। उसको कोई ना कोई एक इशू हमेशा लाइफ भर रहेगा। मतलब उसको एक उसने मेडिसिन सारी जिंदगी खानी है। वो खाता रहेगा। या आने वाले टाइम पे उसके 30-32 साल से ही, मतलब यंग एज से शुरू होगी। ऐसा नहीं है कि वो 40-50 साल में जब आपको प्रॉब्लमें शुरू होती है तब नहीं, उसकी हो सकता है कि वो 30-35 के बीच में ही उसके इश्यूज शुरू हो जाएंगे, हेल्थ इश्यूज। तो ये एक साइन हो गई हेल्थ के बारे में। अगर हम करियर की बात करें तो फेस रीडिंग के थ्रू किसी इंसान का करियर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। फेस रीडिंग के थ्रू तो हम लोगों का करियर प्रेडिक्ट करते हैं। हम पहले, मैं तो ज़्यादा देखती भी नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ उसके मतलब अब हम लोग पहले देखते थे, पहले तो सामने वाले को 10 मिनट बैठते थे तो फिर देखते रहते थे। अब तो होता है कि अगले आया है तो एक बार देखा, बस हमने प्रेडिक्ट कर दिया। हमने सबसे पहले सामने वाले का ना फोरहेड देखना है। फोरहेड, और मैं 2 चीज़ें देखती हूँ, फोरहेड और चिन मैं देखती हूँ। जिस बंदे का चिन उसके फेस से अलग दिख रहा है, आपको दिख रहा है ना, ये जो चीज़ है ये बीच में आनी चाहिए। ये मनी का संकेत है। इसके पास ये बंदा अपने दम पे कमाएगा, अपने बल पे, इसका दमदार इतना होगा जो बेचेगा।
चाहे वो मिट्टी भी बेच रहा होएगा ना, वो भी लोग सोने के भाव लेते हैं। आपने देखा होगा एक इंसान वही चीज़ 10 रुपये की बेच रहा है और एक इंसान वही चीज़ 1000 रुपये की बेच रहा है। उसमें इतनी कैपेसिटी है कि कैपेबिलिटी कह सकते हो कि वो 10 रुपये की चीज़ को वो 1000 रुपये में बेच रहा है। लोगों को पता भी है, स्टिल दे आर बाइंग, बिकॉज उस बंदे की जो आवाज़ या उसकी खनक है ना, वो उस बंदे से बहुत स्ट्रांग है। पर उसकी आप चिन्ह देखेंगे तो उसकी चिन्ह बहुत अलग दिखेगी। मैंने ये बहुत ज़्यादा चीज़ें, एक बहुत बड़े बड़े जो फैशन डिज़ाइनर है ना, मैं उनके फेसेस पे देखती हूँ। फैशन डिज़ाइनर आप देखेंगे, फैशन डिज़ाइनर्स भी आप वही चीज़ आप एक लोकल मार्केट से उसी का फैशन का कोई चीज़ उठा के वो बेच रहे होते हैं, दे आर नॉट गेटिंग दैट मच मनी, उनको उतना पैसा नहीं मिलता। बट एक फैशन डिज़ाइनर होता है, वो अपने अलग फॉर्म में बेच रहा होता है। उनकी ना सबकी चिन्ह देखिएगा, उनकी चिन्ह पे यहाँ पे अलग सा एक साइन है, वो चिन्ह अलग से होती है, अलग आई होती है वन, और ऐसा नहीं लगता कि ये चिन्ह एकदम इसकी पार्ट है, ये एकदम लाइन बीच में आई होगी। सेकंड इज़ उसका फोरहेड। उसका फोरहेड ना, आप चाहे लड़कियां होंगी या लड़के होंगे, मैं हमेशा कहती हूँ अपना ना फोरहेड बड़ा चमका के रखा करो। अपने फोरहेड को सुबह उठते सार ना आप अपने फोरहेड, क्योंकि ये आपका सूर्य है। सूर्य क्या होता है? सूर्य आपका मान, सम्मान, पैसा, राइट। अगर आपका सूर्य, आपके प्लैनेट, आपके कुंडली में सूर्य प्लैनेट अगर स्ट्रांग है ना, आपको किसी और प्लैनेट की तरफ देखने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं करना, क्योंकि आपका सूर्य बलवान है। आपको सारी दुनिया ने नमस्कार करना ही करना है, जो मर्जी कर लो। आप अपने सर के ना अपनी 2 फिंगर, अपनी मिडल की जो 2 फिंगर्स हैं, सुबह उठते सार अपने मिडल की 2 फिंगर्स को अपने फोरहेड के मिडल वाले पार्ट में, यानी कि ये जो आईब्रोज के ऊपर जा रहा है, इस वाले पार्ट पे आपने 3 बार टैप करना है, ओनली 3 बार, बट द पार्ट शुड बी वेरी क्लियर। आप ये बिल्कुल आईब्रोज के ऊपर वाले पार्ट पे 3 बार रोज टैप करिए। आप अपने सूरज को इतना ज़्यादा प्रॉम्प्ट, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देंगे कि आपके के पास लोग झुकेंगे। कहते नहीं है कि लोग झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। दुनिया झुकती है, दुकान झुकाने वाला चाहिए। तो दुनिया हर किसी के आगे नहीं झुकेगी, झुकाने वाला बंदा आना चाहिए। तो अगर आप झुकाने वाले बंदे बन जाते हैं तो दुनिया आपके पास झुकेगी। तो आप दुनिया को झुकाना चाहते हैं तो मैं कहती हूँ आप अपना सूर्य तेज करिए, अपनी सेंटर की 2 फिंगर्स लीजिए, रोज़ अपने सुबह उठते सार, सबसे पहले उठते सार अपने बिल्कुल इसके आईब्रोज के बीच में ले जाइए और 3 बार टैप करिए। बस आपका फोरहेड स्ट्रांग होगा, सूर्य स्ट्रांग होगा, फोरहेड आपका क्लियर है। अपने फोरहेड पे लोग अपने ना फोरहेड पे कुछ नहीं करते, अपने फोरहेड पे लड़कियां तो चलो फोरहेड पे वो आईब्रोज करवाते हुए करती हैं, पर मेल नहीं कुछ करते। बट अपने फोरहेड को हमेशा शाइनिंग या जो भी कोई क्रीम लगाते अपने फोरहेड पे ज़रूर लगाइए। हम अपने फेस पे लगाते हैं, जो मेल है ना हमारे, मैं मेल्स के लिए बता रही हूँ, वो क्या करते हैं, ये वाले पोर्शन पे लगाते हैं, यहाँ लगाते ही नहीं है। ये वाले पोर्शन पे बहुत काम करिए। ये अगर आप अपना अगर आप अपनी आपको पैसा मेहनत से, आज की डेट में पैसा मेहनत से नहीं आता। अगर आता होता तो रिक्शा वाले के पास सबसे ज़्यादा पैसा होता, और जो दिन की दिहाड़ी करता है उसके पास सबसे पैसा। आज की डेट में पैसा आपके स्किल्स, आपकी नॉलेज और आपके लक से आता है ना। अक्षय कुमार ने एक बार एक चीज़ बोली थी, उसने कहा था इंडस्ट्री में मेरे से बहुत अच्छे और आज के लड़के भी बहुत अच्छे हैं, पर मेरा लक अच्छा होगा। जो किस्मत है ना वो आपकी, और आपने अपने जो प्लैनेट्स हैं, अगर आपके प्लैनेट डाउन भी है ना तो आप उनको अपग्रेड कर सकते हैं, आप उनको सुधार सकते हैं। तो आपको मैंने जैसे बोला, अपने फोरहेड पे रोज़ आप कोई ऐसी क्रीम लगाइए या कुछ ऐसा ऑयल रात को सोने के टाइम पे, मोस्टली कोशिश करिए कि ऑलिव ऑयल या नारियल का तेल, ये दोनों को मिक्स करके लड़कों के लिए ये आप अपने सिर्फ फोरहेड पे लगाइए। बाप रे, आपका फोरहेड जिस दिन नहीं भी लगाया होगा उस दिन भी आपका फोरहेड शाइन करेगा। अगर आपका फोरहेड शाइन करना शुरू हो गया आफ्टर बाथ भी, इसका मतलब आपका सूर्य चमकना शुरू हो गया। आप जब बैठ के बोलना शुरू कर गए तो लोग आपको देखेंगे, लोग आपको सुनेंगे। आप चाहे अपना बिजनेस करिए, नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में आपको लोग सुनेंगे। आपके अपने घर में आपकी वाइफ अगर नहीं सुन रही, आपके बच्चे नहीं सुन रहे, तो वो भी आपको मानेंगे। तो ये घर के मेल को ये रेमेडी रोज़ करनी चाहिए अपने औहदे के लिए। परफेक्ट।
जैसे आपने 5 अलग अलग फैक्टर्स डिस्कस किए फेस रीडिंग के थ्रू, मैरिज, हेल्थ, करियर, पैसा, ये सब कुछ हमने डिस्कस किया। अब हम आते हैं फेस्टिवल्स के पास। अब हम कह सकते हैं यहाँ पे करवा चौथ आएगा सबसे पहले। तो अगर करवा चौथ की बात करें तो करवा चौथ के लिए कोई ऐसी कुछ रेमेडीज हमारी ऑडियंस के लिए? देखिए, करवा चौथ पे ना हमें सबसे पहले एक चीज़ हमने ना हम कहते हैं कि मेल्स को लेडीज़ को गिफ्ट देने चाहिए, लेडीज़ को अपना शुक्र, ये सबसे अच्छा टाइम है जब आदमी अपना शुक्र इन्हांस कर सकता है और राहु एक्टिवेट कर सकता है। ये एक दिन है, ये सारे मेल्स के लिए। तो ये आपने करना क्या है, सबसे पहले तो आपने अपनी वाइफ को ना उसकी सरगी में जो भी आप उसको देते हैं उसमें आपने डार्क चॉकलेट देनी है। डार्क चॉकलेट एक्चुअल में राहु का प्रतीक है, राहु है डार्क चॉकलेट। Okay. तो आप भी सुन लीजिए, आप भी आने वाला है, आप अपनी वाइफ को डार्क चॉकलेट ज़रूर दीजिए। Okay. और सबसे पहले जब वो सुबह मॉर्निंग में और जब शाम को आपने ना उनको कॉफ़ी पीने के लिए बोलना है। ओके। कॉफ़ी पीने के लिए बोलिए, कॉफ़ी भी राहु है। और आज आप देखेंगे, हम इंडिया से बाहर की किसी भी कंट्री में चले जाइए तो आपको कॉफ़ी के जो स्टॉल्स है ना वो हर 2-2 मिनट में दिखेंगे। 7-Eleven हो गया, जितने भी हैं वहाँ पे आपको कॉफ़ी दिखेगी। मतलब मैं जाती हूँ बाहर तो मुझे लगता है कि यहाँ हर पॉइंट पे एक कॉफ़ी कॉर्नर है। yes. आपने बाहर की लैंड देखी है ना? इंडिया से बहुत पहले ही आगे चल चुके थे। कॉफ़ी यानी कि उनका राहु ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है। अगर आप अपना राहु स्ट्रांग करना चाहते हैं, वाइफ को सरगी में आप पहले उनको बोलिए, जैसे सुबह लेडीज़ उठ के सरगी खाती हैं, जो सरगी खा रही हैं तो उसमें कॉफ़ी पिएं। Okay. चाय नहीं पीनी। Okay. चाय जो आपके हमारे तो यहाँ पे हर जगह पे चाय मिलती है। बट आप कॉफ़ी के लिए अपनी वाइफ को बोलिए, क्योंकि कॉफ़ी राहु है, आपका राहु स्ट्रांग होगा, वो आपको देगा। क्योंकि कॉफ़ी कॉम्बिनेशन ऑफ राहु और शुक्र दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसलिए बाहर कॉफ़ी बहुत बिकती है। इंडिया में कॉफ़ी क्यों नहीं इतनी बिक रही? इंडिया का शुक्र अभी मजबूत हो रहा है। अभी इंडियन जो आज की जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पे डिपेंड हो गई है ना? तो आप देखेंगे आने वाले समय में इंडिया भी उन कंट्रीज़ में आएगा। आप एक छोटी सी कंट्री ले लीजिए, ये वियतनाम हो गया, ये बैंकॉक हो गया, यहाँ पे भी कॉफ़ी का प्रचलन। वो सुबह उठते सार वो कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी, कोई ना कोई कॉफ़ी पी रहे होते हैं। प्रोग्रेस में आप अपनी वाइफ को कॉफ़ी, और इस बार 2025 में ब्राउन कलर बहुत ज़्यादा फेवरेबल है टू गेट पैसा और पैसा, इंस्टेंट पैसा के लिए। तो अपनी वाइफ को कॉफ़ी रंग की यानी कि ब्राउन रंग की बैंगल्स जरूर दीजिए। आप वो जो चीज़ें दे रहे हैं आप उनको इस बार में वो दीजिए। और आप उनके उनके जो उनके मेकअप के सामान में सबसे इम्पॉर्टेंट आपने उनको देना है, एक उनको कॉम्पैक्ट दीजिए और एक आप उनको रेड कलर का कोई भी ब्लशर या जो, ये दोनों चीज़ें भी, कॉम्पैक्ट और ब्लशर, ये दोनों भी राहु और शुक्र का काम करते हैं। मतलब जिससे आपका शुक्र और राहु स्ट्रांग होगा, जिससे आपको पैसा आएगा और इंस्टेंट पैसा आएगा, वो चीज़ें तो आप डेफिनेटली अपनी वाइफ को दीजिए इस करवा चौथ पे। और फिर देखिए आपकी वाइफ को आप खुश रखेंगे, आपकी वाइफ खुश रहेगी, आपको तो वैसे ही शुक्र मजबूत है। तो आप ये कलर की चीज़ों को इस बार ज़्यादा स्ट्रांगली दीजिए, आपको ऑटोमेटिकली बेनिफिट मिलेगा। परफेक्ट। करवा चौथ पे आपने काफ़ी सारी मनी रेमेडीज़ दी, मैं यहाँ पे कहूँगा हमारे लिए, हमारी ऑडियंस के लिए। अब के स्पेसिफिकली अगर मनी की बात निकली है तो धनतेरस के लिए कोई रेमेडीज़ हमारी ऑडियंस? देखिए, धनतेरस धन का दिन है, तो धन का तेरस यानी कि 13 का नाम बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। धनतेरस, धन को 13 करने के लिए, कि मतलब हर जगह पे मेरा धन होना चाहिए। धनतेरस पे ना बहुत धनतेरस सिर्फ पैसे का दिन नहीं होता, अगर आपको पता हो तो धनतेरस एक हेल्थ वेल्दी डे होता है। हमें पैसा अकेला नहीं चाहिए, हमें वो वेल्थ के रूप में चाहिए। मतलब हमें पैसा और सेहत दोनों चाहिए। ठीक है। और धनतेरस एक ऐसा दिन है जिसमें हमें पैसा और सेहत दोनों चीज़ें मिलेंगी। आपने धनतेरस के दिन ना एक रात पहले आप ना सूखा जो धनिया होता है
उसको पानी में भिगो दीजिए। ओके। पानी में अगले दिन, धनतेरस के दिन, अगले दिन आप खाली पेट, मतलब नहाने के बाद खाली पेट अपनी सारी फैमिली को वो पानी थोड़ा थोड़ा पीने को दीजिए। ओके। इससे आपके फैमिली का हर एक पर्सन की जो सेहत और लंबी आयु बनी रहेगी और वो पर्सन हेल्दी रहेगा, कोई बीमारी नहीं होगी। अगर ये आप हर धनतेरस पे करना शुरू कर दीजिए, आप देखेंगे आप कभी हॉस्पिटल जाएंगे नहीं, या आपका कोई घर में कोई बीमारी नहीं होगा। इतनी अच्छी ये रेमेडी है। आपको धनतेरस के दिन अगर आपको इंस्टेंट, और आप चाहते हैं कि मैं धन से माला माल हो जाऊं, तो आप एक काम करिए, आप ना 7 कोड़ियाँ ले लीजिए, आपको कहीं से भी मिल जाए, 7 कोड़ियाँ ले लीजिए, उसको बांध लीजिए सफ़ेद कपड़े में, और ना धनतेरस के दिन चुपचाप कहीं अपने घर के, अगर आपका घर का गार्डन है तो गार्डन में दबा दीजिए, अगर आपका गार्डन नहीं है तो चुपचाप बाहर चले जाइए, कहीं पे भी आग दबा के सीधा घर आ जाइए। ओके। ये एक बात आपने अपने घर में किसी को भी नहीं बतानी, इवन अपनी वाइफ को भी नहीं, हस्बैंड को, किसी को नहीं। आप अकेले करके आइए। ये आपके और आपके घर के पूरे के लिए ये रेमेडी एकदम अच्छी है। ओके। धनतेरस के दिन बहुत सारे लोगों को बहुत सारे इश्यूज होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमें सोना चांदी खरीदना है, या हम क्या खरीदें, क्योंकि लोगों के पास, जो लोग सोना चांदी नहीं खरीद पाते हैं, है ना, तो वो लोग क्या, धनतेरस के दिन ना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है धनतेरस के दिन नमक खरीदना। नमक को अकेले मत खरीदिए, नमक कभी भी अकेले नहीं खरीदना चाहिए। नमक और हल्दी, ये दोनों पैकेट धनतेरस के दिन लेके आइए, और वो लेके भी आने चाहिए, कम से कम 1 पैकेट नहीं लेना चाहिए। आप धनतेरस के दिन 2 हल्दी के पैकेट और 2 नमक के पैकेट, 2 की रेशो में लेके आइए, सिंगल नहीं लेके आना है। आपने दोनों को 2-2 की रेशो में लेके आना है। आप वो धनतेरस के दिन खरीद के लाइए, आपके घर में धन की कभी कमी नहीं रहेगी। इसी धनतेरस के दिन अगर आप अपने घर के अंदर शीशा खरीद कर लाते हैं और उस शीशे को आप अपने घर की किचन में प्लेस कर देते हैं, हर साल ये करिए। आज इस धनतेरस पे कर रहे हैं, अगले साल वो फिर आप वही वाला शीशा चेंज करके, मिरर आप अगले साल में उसको चेंज करिए धनतेरस पे। आपके घर की, क्योंकि हमारा धन सबसे पहले हमारे धन से नहीं, हमारी किचन से धन शुरू होता है। परफेक्ट। तो धन का आगमन जो मेन होगा ना, वो आपकी किचन से होगा। आपके घर में किचन ओवरफ्लो करता रहेगा। जब किचन ओवरफ्लो तभी करता है जब हमारी पैसा जो है हमारी तिजोरी में ओवरफ्लो करता है। ठीक है, इस धनतेरस के दिन हमें घर के अंदर 13 दिए जलाने चाहिए। ओके। 13 दिए में सबसे इम्पॉर्टेंट जो दिया होता है, वो दिया होता है हमारा साउथ में, जो हमारे पूर्वजों के लिए हमने जलाना है। पर ये दिया हमें हमेशा आटे का जलाना है, हमें दूसरा दिया नहीं जलाना। इसमें हमेशा हमने साउथ में आटे का दिया जलाना है, जिसमें 4 मुखी बाती होनी चाहिए। उसमें जलाना है। वो तिल वाला दिया आपने जलाना है सिर्फ वहाँ पे। बाकी उसके बाद आपने अपने घर के मंदिर में 1 दिया जलाना है। आपने अपने पानी यानी कि किचन में, आपने अपने किचन के पास 2 दिए जलाने हैं। आपने अपने बच्चों के रूम में 2 दिए जलाने हैं। आप अपने बेडरूम में 1 दिया जलाइए। आप जहाँ पे आपके पेरेंट्स या आपके बुजुर्ग जो सो रहे हैं वहाँ पे 1 दिया जलाइए। आप अपने मेन डोर पे अपने अगले वाले दिए सारे जलाइए, और 1 जो दिया है सिर्फ, और 1 दिया वो आप अपने घर के सेंटर में जलाइए। इस तरीके से आपको धनतेरस के दिन दिए जलाने चाहिए, जिससे आप चाहते हैं कि मेरे घर के अंदर की बरकत बनी रहे। ये जो दिया जलाने का प्रोसेस मैं बता रही हूँ, ये इससे आपके घर की बरकत बनी रहेगी, आपके घर में पैसा टिका रहेगा। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि हमारे घर में पैसा टिकता ही नहीं है, यही लोगों की प्रॉब्लम है ना। तो ये जो अगर आप धनतेरस वाले दिन, धनतेरस के दिन आप अगर अपने घर के बाहर एक चावल का कटोरा बना के आप अपने घर के बाहर प्लेस कर दीजिए, आप उसको रख दीजिए। और वो आप चाहे धनतेरस के 1 दिन पहले ही रख दीजिए। चावल का एक पूरी कटोरी बना लीजिए और उसको अपने घर के बाहर, दरवाजे के बाहर रख दीजिए। वो चावल जो हैं वो इंडिकेशन कर रहे हैं बाहर पूरी मतलब एनवायरनमेंट को कि आपके घर के अंदर पैसा, क्योंकि चावल शुक्र का इंडिकेशन दे रहा है। तो शुक्र और मून
चंद्रमा आपका स्ट्रॉन्ग करता है। तो इसलिए आप पूरे इन्वायरमेंट को शुक्र और अपना चंद्रमा, मतलब आप बिंदास होके अपने पैसे के लिए प्रेयर कर रहे हैं पूरे एनवायरनमेंट को, और घर का पैसा जो आना है वो मेन डोर से आना है। एक चावल का कटोरा आपने धनतेरस के दिन अपने दरवाजे के बाहर रख देना है। अगले दिन आप उस कटोरे को एज इट इज़, धनतेरस वाले पूरी रात ऐसा रहना चाहिए। फिर आपने 14 में ये आप उठाकर आप चिड़ियों को आप उसको डाल सकते। परफेक्ट। ये धनतेरस की ये रेमेडीज आप कर सकते हैं। करीबन 5 से 6 रेमेडीज़ अनुराधा जी ने धनतेरस के लिए आपके लिए दिए। स्पेसिफिकली उसमें आपका किचन भी आ गया, आपके हेल्थ इश्यूज़ भी आ गए, आपके मनी इश्यूज़ भी आ गए, साथ ही में बच्चों के लिए भी अनुराधा जी ने काफ़ी सारी रेमेडीज़ यहाँ पे बताई है। अब धनतेरस की रेमेडीज़ तो आपने बताई मैम, लेकिन अगर हम काली चौदस की बात करें तो काली चौदस में भी ऐसी कुछ रेमेडीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए। काली चौदस में श्री कृष्ण जी की पूजा होती है, हनुमान जी की। श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। नरकासुर ने का जब वध किया था तो उन्होंने 19-20 हज़ार लेडीज़ को ना आज़ाद किया था, औरतों को आज़ाद किया था उस दिन। मतलब एक तरह से कहते हैं कि उस दिन बुराई की हार हुई थी और सच्चाई की जीत हुई थी। तो वो जो रात है ना काली चौदस, ये बहुत बहुत हैवी रात है। इस दिन से लोग वो काली चीज़ें, कुछ लोग इस रात को यूज़ करने लग पड़े। आज की दुनिया में लोग काला जादू जैसे कहते हैं, किसी पे कुछ कर ले या कुछ, इस रात से शुरू होता है। काली चौदस से शुरू होता है, दिवाली की रात में होता है, दिवाली की तीसरी रात तक। यानी कि यहाँ इस रात से वो 3 रातों तक जो लोग किसी को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं तो वो इस रात से करना शुरू होते हैं। आपने अपने आप को, अब ये बहुत सारे एक्चुअल में ये लोग बहुत सारे इसको, क्योंकि इस दिन ना आपको बहुत जल्दी इंस्टेंट आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। तो इस रात को ना आपने सबसे पहले अपने आप को आपने बचाना कैसे, क्योंकि हमें नहीं पता कौन हम पे भी कुछ कर सकता है। और ऐसा भी होता है कि कई बार आपकी बिल्डिंग में कोई रह रहा है, उस पे किसी ने कुछ किया है, उसका अफेक्ट पूरी बिल्डिंग के हर पर्सन पे आता है, ये अगर आपको पता होगा। तो इसलिए हमें नहीं पता कौन किस पे कर रहा है, बट हमें अपने आप को ना सेव करना है। आपने उस दिन क्या करना है, सबसे पहले ये उन लोगों के लिए कि जिससे आप किसी काले जादू से बच सके। 7 सूखी काली मिर्चें होती हैं, उनके दाने निकालिए, उन दानों को ना अपने ऊपर से घुमाइए, और अगर आप अपनी फैमिली के ऊपर से भी घुमाना चाहते हो तो उनके ऊपर से भी घुमाकर इन पूरे के पूरे दानों को ना इकट्ठा कर लीजिए। और फिर ना कहीं दूर जाके या तो फेंक के आइए, उसी रात को फेंक के आइए, या कहीं पे दूर जाके जला दीजिए। अपने घर में नहीं जलाना, क्योंकि ये इस सारे काले दाग ने सब सारे ने आपकी जितनी भी नेगेटिविटी थी ना, वो सारी की सारी नेगेटिविटी आपकी निकाली है, खींची है। तो ये रात में आपके ऊपर भी कुछ हो सकता है, आज को भी हो सकता है, कल को भी हो सकता है, यानी दिवाली पे भी हो सकता है, अगले दिन भी। ये 3 रातों में लगातार लोगों ने करना है। इस रात को आप एक और काम करिए, एक ना फिटकड़ी ले लीजिए, उस फिटकड़ी के अंदर पानी डाल लीजिए और उसको अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में रख दीजिए। वो भी आपको, वो जितनी अगर आपके घर में कोई करने की कोशिश कर रहा होगा, या आपके घर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा होगा, या किसी के ऊपर कोई काला जादू कर रहा होगा, तो वो नहीं कर पाएगा। आपने काली चौदस पे ये चीज़ ज़रूर करनी है, एक फिटकड़ी को अपने नॉर्थ ईस्ट में रख देना पानी में डाल के, ताकि आप पे कोई भी चीज़ ना होगा, आपकी फैमिली पे कुछ ना हो सके। इस दिन आपने अपने लिए, मतलब आप चाहते हैं कि मैं बहुत बलवान रहूं, मैं बहुत प्रबल रहूं, तो इस दिन ना आप अपने, क्योंकि कृष्ण जी का दिन है, कृष्ण जी की भी जीत हुई है, तो आप ना मोर पंख लेके आइए। 7 मोर पंख, 7 मोर पंख आप इस दिन 7 मोर पंख आप अपने घर के मेन डोर पे लगा दीजिए, काली चौदस पे। और ये लगाना, ये दिन के टाइम नहीं लगाना, रात को, क्योंकि काली चौदस यानी चौदस मीन 14, ये वैसे भी लूनर मून की कार्तिका मास में है, 14वें दिन, यानी 14th डे सेलिब्रेट होती है। तो ये
आपको ना इस दिन में नहीं, आपको हर रेमेडी रात को करनी है। ओके। ये रात आपके लिए उतनी ये रात, इसको हम छोटी दिवाली भी बोलते हैं, ठीक है। ये रात और दिवाली की रात, सिर्फ रात मैं बोल रही हूँ, बहुत ज़्यादा महत्व होती है। इन दोनों रातों को आपने खाली नहीं छोड़ना। आपने 7 मोर पंख लेने और उसको अपने घर के बाहर, अपने मेन डोर के साथ या किसी दरवाजे के साथ, छोटे भी ले सकते हैं, जैसे भी आपको लगता है, वो ज़रूर आप काले धागे से इसको बांध दीजिए। ये मोर पंख आपको दे रहा है विक्ट्री, विजय। आपकी हर काम में, हर चीज़ में आपकी विक्ट्री होगी। आपके घर में पैसा टिकेगा, आपके रिश्ते बनेंगे, आपको जिस चीज़ की आपको कमी है वो ये मोर पंख आपकी काली चौदस की रात को ये रेमेडी करिए, ये होगा। काली चौदस की रात को आपने 11:20 से लेके 11:43 तक ओम क्रीम कालिकाय नमः ये मंत्र का जाप कर लेना है। ये मंत्र जो है आपने उसी वक्त, मैं आपको बताती हूँ, जैसे आप उठेंगे, कई लोग कहते हैं कि जी 24 घंटे में पैसे मिलते हैं जी, 7 घंटे में पैसे। मैं कह रही हूँ आप 11:20 और 11:20 से 11:43 पे ये मंत्र को काली चौदस पे चांट कर लीजिए। आप जो चाह रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं, वो आपको उसी वक्त मिलेगा। इतना स्ट्रॉन्ग टाइम है। 11 से लेके 11:45 का टाइम बहुत ही स्ट्रॉन्ग है काली चौदस का। ये याद कर लीजिए, जितने भी लोग देख रहे हैं, ये समय को आपने व्यर्थ नहीं करना, क्योंकि ये अगले साल आएगा हमारे पास। राइट। इस साल की काली चौदस को आप ऐसे मत जाने दीजिए। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, अगर आप पैसा चाहते हैं, कुछ भी चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी रातों रात चेंज करना चाहते हैं, तो इसमें रात भी नहीं है, कुछ मिनट ही हैं आपके। उस मिनटों में ही आप अपनी ज़िंदगी चेंज कर लेंगे। परफेक्ट। ये जो आपने मोर पीच वाली जो रेमेडी कही, रात को में बांध के अगले दिन एज इट इज़ रखनी है, पूरे साल तक रखनी है, कैसे करनी है उसकी? इस मोर पंख को आप इसको बांध के रखें, और जब आपका दिवाली के बाद कोई दिवाली होने दीजिए, दिवाली के बाद किसी भी और पर्व के दिन या किसी स्पेशल डे में ना, आप इसको निकाल के आप अपने हर फैमिली के मेंबर को दे सकते हैं। यानी कि उनकी किताबों में रख सकते हैं, या बच्चों की किताबों में रख सकते हैं, या किसी के स्टडी टेबल पे रख लीजिए, उनके अपने बैग में रख लीजिए। ये आपको हमेशा मनी और प्रोटेक्शन दोनों देगा। परफेक्ट। रिलेशन के लिए तो अमेजिंग, सुपर अमेजिंग काम करता है। ओके। ये अगर आप ये रेमेडी आप रिलेशन के लिए कर रहे हैं, तो आप अब ये 2 मोर पंख आप अपने हस्बैंड को दे दीजिए, 2 मोर पंख आप अपने पास रख लीजिए। आप दोनों में कभी भी लड़ाई नहीं होगी, हमेशा प्यार बना रहेगा। जो लोग हमेशा ये बोलते हैं कि हमारी लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं। परफेक्ट। धनतेरस भी आप हमने कह सकते हैं, यहाँ पे रेमेडीज जान ली उसकी। दिवाली के लिए कोई रेमेडीज? देखिए, दिवाली पे सबसे पहले हम दिवाली लक्ष्मी जी का दिन है, दिवाली लक्ष्मी जी के आगमन का दिन है। पर दिवाली हमारी शुरू, मैंने आपको पहले बोला, हमारी दिवाली काली चौदस वाली रात से शुरू होती है। छोटी दिवाली से हमारी बड़ी दिवाली आती है। ये हमारी बड़ी दिवाली का आगमन है। आपने दिवाली वाले दिन आपने अपने, एक तो सबसे पहले दिवाली वाले दिन आप अपने कैश बॉक्स को खोलिए। उस बॉक्स के अंदर आप सिनेमन और हल्दी का एक घोल बनाइए, और उस सिनेमन और हल्दी के घोल बना के ना, उसके साथ अपना नाम लिख लीजिए। मतलब आपने वो, अगर आप अपनी फिंगर से लिख सकते हैं तो अपनी फिंगर से लिख लीजिए। एक नोट पे, सिंपल एक नोट लीजिए दिवाली वाले दिन अपना। अगर आपके पास कैश बॉक्स है तो ले लीजिए, अगर आपके पास कैश बॉक्स कईयों के पास नहीं है, उनके पास पर्स में पैसे रखते हैं, तो अपने पर्स में अपना एक नोट ले लीजिए। उस नोट पे दिवाली की रात को आपने उस हल्दी और सिनेमन, इन दोनों के साथ आप घोल बनाइए, और कोशिश करिए कि उस घोल के अंदर या तो आप गंगा जल डालिए, नहीं तो आप कच्चा दूध डाल लीजिए। कच्चा दूध आपने वो पका हुआ नहीं, कच्चा दूध, रॉ मिल्क डालिए, हल्का सा मिक्स करिए। उससे आप अपना नाम उस नोट पे लिख दीजिए, और वो नोट आप एज इट इज़ अपने पर्स में या अपने पैसे कैश बॉक्स में डाल लीजिए। वो नोट आपके, अब वो नोट पे आप जितना पैसा, सपोज आप 500 के
नोट पे लिख रहे हैं तो वो 500 का नोट तो खर्चेंगे नहीं, अब आपने उस पे लिख दिया तो उसके साथ आप जितना पैसा उस 500 के नोट को 5 करोड़ भी बना सकते हैं, 50 करोड़ भी बना सकते हैं, 5 लाख, जितना आप चाहते हैं उतनी आप साथ में ज़ीरो बना लीजिए उससे। आप 500 के आगे जितनी ज़ीरो बनाएंगे वो आगे बढ़ता जाएगा। वो उसी टाइम पे अपने नाम के नीचे ऊपर 500 बना होगा, उसके साथ उतनी ज़ीरो बनाइए। ये नोट अपना बैग में, आप कहेंगे कि आपकी ज़िंदगी कैसे आप राजा बन जाएंगे आप इस एक रेमेडी से। दिवाली वाले रात को अब सब ने रात को क्या होता है कि हम लोग जब पूजा करते हैं हम माता के चरणों की पूजा कर रहे हैं, पर हम ना अपने चरणों को नहीं देखते। दिवाली वाली रात वाले दिन आप सब ने अपने पैरों के नीचे आपने हल्का गरी नारियल का तेल हल्का लगाना है, उसके बाद उसके ऊपर परफ्यूम लगाना है, ऊपर आपने अपने वो परफ्यूम लगाना है, आपके दोनों पैरों पे अच्छे से आपने इतना क्लीन और परफ्यूम लगा के रखना है कि आपके पैर चमक रहे होने चाहिए दिवाली की रात। क्योंकि दिवाली लक्ष्मी जी आती ही पैरों से है, वो पैर मतलब हम उनके पैर देख रहे हैं तो लक्ष्मी जी भी तो हमारे भी तो पैर देखती है ना। तो पैर हम लोग जो है पैरों की इतनी टेक केयर नहीं करते, पर हमें सबसे अच्छा है उस दिन रात को ये अपनी पैरों की रेमेडी करना। आपने दिवाली वाले दिन अपने जो जेंट्स है ना जो शूज़ डालते हैं वो दिवाली के दिन अपने लिए जुराबों का जोड़ा ज़रूर लेके आएँ और कोशिश करिए कि वो काला सफ़ेद ना हो, कोई रंग जैसे कि लाल रंग, पिंक कलर, येलो कलर, ऐसे भी लोग सॉक्स पहनते हैं आजकल, उसमें काफ़ी डिफरेंट डिज़ाइंस आ गए। ऐसे कलर्स वाली सॉक्स आप दिवाली के दिन लाइए। जो मेल जो ऑफिस जाते हैं या बिजनेस करते, जब भी आपने वो दिवाली की रात में वो सॉक्स लाइए। आप वो सॉक्स जब भी आप पहनेंगे ना आप कुछ ना कुछ बड़ा कमाल करेंगे। तो आप देख लीजिए आपने कितनी सॉक्स अपने लिए लानी है, वो आप अपने लिए दिवाली की रात लाइए और बड़े बन जाइए। राइट है ना। राइट। दिवाली वाले दिन हम पैसे की रेमेडीज़ करते हैं, बट हमें ना दिवाली के दिन पेन खरीद के लाना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी माता हमेशा सरस्वती माता के साथ बैठती हैं। आप देखेंगे लक्ष्मी माता को आप अकेले विराज नहीं कर रहे, दिवाली वाले दिन लक्ष्मी माता भी आप उनके साथ विराजती हैं, क्योंकि दिमाग होगा तो ही आप पैसे को सही तरीके से खर्चेंगे ना। तो आप दिवाली के दिन आप पेन खरीद के लाइए और कोशिश करिए आपने जितने भी पेन खरीदने वो खरीदिए, बट एक पेन वो वाला होना चाहिए इंक पेन। आपको पता होगा इंक पेन जो इंक वाले होते हैं ना, वो इंक पेन खरीदिए। वो इंक पेन आप उस इंक पेन को अपने बच्चे जो आपके बच्चे पढ़ते हैं उनकी बुक्स पे ना उस पेन से उनका नाम लिख दीजिए। नाम लिखने के बाद फिर वो माता के जहाँ पे आप पूजा कर रहे हैं वहाँ पे पूजा करिए, और फिर उसके बाद वो पेन उसमें से आप अपने बच्चे के जहाँ पे उसका पेन बॉक्स है या कहीं पे भी वो उसको एज इट इज़ रख दे, क्योंकि वो यूज़ नहीं करना, वो उसका एज इट इज़ पड़ा रहे। बाकी पेन उसको यूज़ करने के लिए आप देखेंगे आपका वो जो पेन है ना वो बच्चे के उस टेबल पे आने के बाद उस बच्चे का दिमाग कैसे दौड़ने लगेगा। सरस्वती माता का अपने आप आशीर्वाद मिलेगा दिवाली वाली रात पर। ये दिवाली की रात को ही करना है। हम साल भर इंतज़ार करते हैं कि हम सरस्वती माता की रेमेडी यानी कि दिमाग की रेमेडी हम कर सके, ताकि हमारे बच्चों का दिमाग चल सके, जो आज की डेट में बहुत सारा सोशल मीडिया में जा चुका है। तो आपने ये रेमेडी अपने बच्चों के लिए करनी। और अब एक लास्ट रेमेडी जो हमारे सारे दर्शकों के लिए थी, ताकि लक्ष्मी माता उन पे कैसे मेहरबान होगी इस दिवाली वाली रात में। आपने इस दिवाली वाली रात में, इस दिवाली के दिन आप एक पौधा ज़रूर खरीद कर लाइए। दिवाली की रात में अगर कोशिश कर सके मनी प्लांट या जेड प्लांट वो ज़रूर खरीद कर लाइए। उस प्लांट के अंदर आप एक 5 रुपए का सिक्का डाल दीजिए, उसको एज इट इज़ ही रखिए। वो दिवाली की रात का ही पौधा है, उस 5 रुपए का सिक्का जो है वो उसके अंदर रख दीजिए, और उस रात को आपने अपने नॉर्थ ईस्ट में उसको रख देना है।
और उसकी भी वैसी ही पूजा होगी जब आप लक्ष्मी माता की पूजा करने के बाद आप अपने उस प्लांट जो आपने लेके आए थे उसकी भी वैसी ही पूजा करी, वो आपका पैसों वाला प्लांट बनेगा। पैसों वाला पौधा जिसको कहते हैं कि मेरा ये पैसों वाला वृक्ष लग गया मेरे घर में। आपके घर में पैसों वाला वृक्ष लगने वाला है अगर आपने ये दिवाली पे ये वाली रेमेडी कर ली। परफेक्ट। आपने धनतेरस, काली चौदस, दिवाली, ये जो 3 बड़े त्यौहार हैं दिवाली के, ये तीनों त्यौहार में हर एक फैक्टर्स के बहुत बेहतरीन रेमेडीज दी मैम यहाँ पे। एक रेमेडी आपको मैं आज वैसे बेसिक बताना चाहती हूँ। प्लीज। मतलब ये रेमेडी सब मैन के लिए है, क्योंकि आप रोज़ जब भी काम पे जाते हैं ना, अगर आप अपना शुक्र बड़ा इन्हांस करना चाहते हैं तो एक 5 रुपए का सिक्का आप अपनी वाइफ से हमेशा लेके जाया करें। ओके। एक 5 रुपए का सिक्का आप अपनी वाइफ को रात को ही दे दिया करिए, ताकि वो 5 रुपए का सिक्का, चाहे वही सिक्का वो आपको वापस सुबह दे रही है, पर वो सिक्का जब भी आप सुबह जब जाते वक्त वो सिक्का उनसे लेंगे, ये जो प्रोसेस लेने का होता है ना, सुबह ऑफिस जाते वक्त लेने का, अगर तो आपकी वाइफ भी वर्क कर रही हैं तो वाइफ वर्क करने से पहले सुबह जैसे अर्ली भी है तब भी जाने से पहले ऑफिस में वो आपको आपका सिक्का आपको दे के जा रही है, तो इसका मतलब है आपका शुक्र 100 नहीं 200% इन्हांस हो गया। और आपका राहु, जब शुक्र और राहु दोनों एक्टिवेट होते हैं ना, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आप लोग हैरान हैं, आपकी प्रमोशनों पे प्रमोशनें हो जा रही हैं ऑफिस में, आपका बिजनेस से बिजनेस बढ़ी जा रहा है, आप क्या कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं। परफेक्ट। तो एक छोटी रेमेडी है लेकिन पावरफुल इफेक्ट्स है इसके। मैं बताती छोटी रेमेडी हूँ ताकि लोग हमारे जो हैं वो छोटे छोटे काम करना चाहते हैं, क्योंकि वो बड़ी चीज़ें नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर रहते हैं, वहाँ पे तो ये चीज़ें मिलना भी मुश्किल है। दिवाली के आपने 2 दिन पहले ना एक कॉइन लेना है, एक सिक्का ले लीजिए। अगर ये जो उन लोगों के लिए जिनका कर्जा कभी ख़त्म नहीं होता है, ये उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। आप एक सिक्का ले लीजिए और दिवाली के 2 दिन पहले यानी कि धनतेरस के दिन आप ये सिक्का छुपा के, मतलब किसी को पता नहीं होना चाहिए, छुपा के अपने घर के जो आपका डोर मैट है उसके नीचे रख दीजिए। क्योंकि जितने भी लोग आते रहेंगे या जितने भी घर में जो भी एनर्जीज़ होगी, और दिवाली पे जितनी भी हमारी एनर्जीज़ होती है वो पैसे से रिलेटेड होती है। ये जो 1 रुपए का सिक्का है ना, उसको दिवाली की अगली रात को आपने उठाना है और उसको अपने पास रख लेना है पूरे साल। ये एक सिक्का आपके पूरे जितने भी कर्जे हैं, चाहे आपका 50 लाख का है, 50 करोड़ का है, ये एक सिक्का आपकी उस 50 लाख के कर्जे को ख़त्म कर देगा। ये सिक्का आपने कहीं जाने नहीं देना, ये घुमाना नहीं, ये पूरे साल आपके पास रहना चाहिए ये सिक्का। परफेक्ट। त्यौहार तो हमने कंप्लीट कर दिए इस पॉडकास्ट में, रेमेडीज़ भी कंप्लीट कर दी, फेस रीडिंग देख लिया मैम, और स्पेसिफिकली अगर हम देखें 2025 पे हमारे जो बचे हुए समय है 2025 का, 2025 तो वैसे तो काफ़ी अनसर्टन रहा है, काफ़ी सारी कह सकते हैं यहाँ पे घटनाएं हुई है जो किसी ने नहीं सोची थी। लेकिन अब जो आने वाले 3 महीने हैं 2025 के, वो कैसे रहेंगे? देखिए 2025 अगर आप देखेंगे तो भरपूर गर्मी जब थी जून के महीने में, वो इंसिडेंट एक हुआ था, है ना। अब 2025 की जो गर्मी थी वो ये आपको देखेगी। ये तो 2000 की सर्द आपको जो रेनी वेदर है वो भी आपको दे गया। अब 2025 का सर्दी का मौसम आने वाला, वो भी आपको एक मैसिव दुर्घटना का समय देने वाला है। यानी कि ये दुर्घटना मोस्टली होनी है 2025 के दिसंबर मंथ में, क्योंकि उस समय सबसे ज़्यादा गर्मी, क्योंकि गर्मी का जो महीना शुरू होता है बेसिकली मई से शुरू होता है, पर वो जून में हम उसको ज़्यादा लेते हैं क्योंकि जून ज़्यादा गर्मी का। उसी तरीके से 2025 की जो बारिशें शुरू होती हैं वो शुरू होती हैं जुलाई से, और जून के एंड जुलाई में, तो ये भी उसी तरफ मैसिव आपने देखा कि हड़ आए हैं और काफ़ी सारे गांव बह गए। अब उतना मैसिव दुर्घटना अब फिर आने वाली है अब दिसंबर में। अब जिन लोगों ने
ट्रैवल करना है या जिन लोगों को कहीं ऐसी, क्योंकि आप देखेंगे न्यू ईयर पे लोगों ने धार्मिक जगहों पे जाना है या न्यू ईयर पे लोगों ने बड़ी बड़ी जगहों पे जाना है अपनी न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए, और बेसिकली धार्मिक जगहों पे जाना है। तो मैं उनको यही कहूँगी कि आप अगर पूरी तरह से कंफर्म है या हर तरीके से देख रहे हैं सिचुएशन को, तभी जाइएगा, क्योंकि इस साल आप कुछ भी हो सकता है। इन्हीं जगहों पे मैसिव दुर्घटना होने वाली है इस साल में, वो भी सर्दियों में भी एक्सट्रीम की सर्दी आनी है। नॉर्थ में इतनी ज़्यादा सर्दी होगी कि लोगों से सर्दी भी बर्दाश्त नहीं होनी और मैसिव दुर्घटना भी होने वाली है। तो ज़्यादा करते क्या आपके कहने का मतलब है तीर्थ जो हमारे स्थल है, तीर्थ स्थल पे भी होनी है, और जहाँ पे लोग ज़्यादातर जहाँ पे लोग इकट्ठे होंगे, गैदरिंग जहाँ पे होनी, वहाँ पे ये चीज़ होने वाली है। ओके 2025 में हमने देखा था काफ़ी सारे पॉलिटिकल सिनारियो। डोनाल्ड ट्रंप की अगर बात कर ले, जो 2025 में शुरुआती माहौल बना था बिफोर डोनाल्ड ट्रंप टुक प्रेसिडेंट ओथ, लेकिन उसके बाद जो सिनारियो बना है वो पूरा विपरीत हुआ है। तो अब डोनाल्ड ट्रंप की बात करें 2025 और 2026, वो क्या शांत होंगे या फिर अभी भी कह सकते हैं अनसर्टेनिटी वहाँ से आती रहेगी? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का मैंने बहुत पहले भी बोल दिया था कि जो उसने ये जो लगाए थे, जितने टैरिफ्स लगाए थे, मैंने इवन मेरी क्लाइंट यूएस की जो अपना माल ही भेजती थी, और उसने मुझसे आके पूछा कि अब तो मैं काम ही नहीं कर सकूँगी क्योंकि मेरा काम तो सिर्फ यूएस में ही होता था, वहाँ पे प्रॉफिट। मैंने उसको बोला शांत रहे, सितंबर के बाद ये वापस आ जाना है, तू फिक्र मत कर, तू बिजनेस करेगी। सितंबर अभी ख़त्म नहीं हुआ तो टैरिफ वापस चला गया। ये बात अगर मेरी क्लाइंट आती है तो वो भी ऑन रोल, मैंने उसको बोला कि तू बोल, क्योंकि मैंने तेरे को ये पहले ही बोल दिया था कि सितंबर में ये चीज़ें ख़त्म होने वाली है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने जो भी चीज़ें कर रहा है, जो भी स्टेप ले रहा है, इसके अगले 4 महीने 2 से 4 महीने में अपनी हर स्टेटमेंट से उसने वापस आना है। जो स्टेटमेंट आज देगा, अगर आज उसने कोई भी बिल पास कर रहा है या कोई भी आज उसने H1 वीज़ा पे कोई फीस लगाई है या कुछ भी, $1,00,000 हाँ, जो भी लगाई है, वो 2 महीने से 4 महीने के वापस रिवर्स हो जानी। जो रिपीट करेगा उसने वापस रिवर्स होना है। अगला साल डोनाल्ड ट्रंप अगले 4 महीने, मतलब 2026 के 4 महीने तक रहेंगे, उसके बाद वो एकदम शांत हो जाएगा या वो एकदम बाहर निकल जाएगा या साइड पे बैठ जाएगा, क्योंकि उसकी अपनी खुद की हेल्थ, उसकी मेंटल हेल्थ प्लस उसकी खुद की फिजिकल हेल्थ, उन दोनों पे अफेक्ट पड़ना है 2026 में। तो 2026 एक तरह से वो बहुत नॉर्मल होके एक साइड पे काटेगा। ओके तो डोनाल्ड ट्रंप का तो आपने कह दिया कि 2026 कह सकते 2025 जैसा अनसर्टन नहीं होगा, लेकिन अगर हम इंडियन पॉलिटिक्स की बात करें तो इंडियन पॉलिटिक्स 2026 में आपको कैसे दिख रहा है? देखिए, इंडियन पॉलिटिक्स में 2027 में चेंज ज़रूर आने वाला, और वो बहुत बड़ा मैसिव चेंज आने वाला, क्योंकि शनि जो है नीच राशि में जा रहे हैं, तो उसका अफेक्ट आज की जो पॉलिटिक्स है, अपनी पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटिक्स में सबसे ज़्यादा होगा। वैसे तो वर्ल्ड वाइड बहुत अफेक्ट पड़ना है, पर 2027 में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आएंगे। मतलब आप ये सोच सकते हैं कि जहाँ पे मोदी जी का यहाँ सिंह स्थान था, वो काफ़ी नीचे आ जाएगा। वो ये भी हो सकता है कि वो आप भी इन चीज़ों से काफ़ी परे जाएंगे। जैसे मैंने आपको बोला है कि डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी, इन दोनों का 2 नंबर है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने भी 2026 में धीरे धीरे शांत होना जाना शुरू हो जाना, मतलब जो आज की डेट में वो स्टेटमेंट दे रहा है, वो स्टेटमेंट बहुत कम देनी शुरू करेगा और यहाँ की ना के बराबर ही हो जाएंगी। उसी तरीके से मोदी जी ने भी धीरे धीरे शांत होना शुरू हो जाना। वो शांत होते होते वो 2000 तक काफ़ी शांत हो जाएंगे। मतलब वो ऐसा हो सकता है कि वो एक साइड पे बैठ जाए, या ऐसा हो सकता है कि वो इन चीज़ों में उतना ज़्यादा नहीं आगे आएंगे। बट या क्योंकि कोई एक बड़ा डिसीज़न उन्हें ज़रूर लेना है उस टाइम पे, जिसके कारण उनकी पोजीशन यहाँ से यहाँ आ जाएगी, जिसके कारण वो शांत होकर साइड पे बैठेंगे। तो उनकी पोजीशन क्योंकि जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने आज क्या किया, अपनी इमेज उसने ओवरऑल वर्ल्ड में उसकी ख़राब हुई बिकॉज ऑफ सम डिसीज़न या जो भी है। इसी तरीके से 2026-27 में जब मोदी जी ने कुछ ऐसे डिसीजन लेने या कुछ बड़ा डिसीजन, तो उनके डिसीजन से भी सब मैसिव लोग उनके खिलाफ जाएंगे या वो जो पोजीशन है उसके डाउन आ सकते हैं।
इसलिए भी ये अफेक्ट हो सकता है, ये भी अफेक्ट मोदी जी के नीचे या शांत होने का हो सकता है, क्योंकि जो आज तक मोदी जी ने जो भी जैसे डिसीजन, जैसे मोनेटाइजेशन जितना सोचा गया था उसके कंपैरेटिवली वो नहीं बना। तो लोगों ने काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी दी थी, काफ़ी सारे उनके, पर बाद में फिर वो दोबारा से एक बार फिर दोबारा से उन्होंने फाइट करी और आगे इसी तरीके से का कोई ऐसा डिसीज़न लिया जाएगा जो गलत होगा या लोगों को लगेगा कि उनके लिए गलत हो सकता है, बट आगे जाके ना गलत हो, बट लोगों को उस टाइम पे या उस टाइम पब्लिक के लिए होगा तो हो सकता है कि तब चीज़ें, क्योंकि वो भी 2 नंबर और डोनाल्ड ट्रम्प डिसीजन इसके भी गलत है, इसके भी अभी गलत हो रहे हैं, ऑल्दो वो बार बार अपनी वापस ले रहा है स्टेटमेंट, बट उसकी इमेज जो है वो ऑलमोस्ट खराब हो चुकी है। उसी तरीके से मोदी जी से भी अभी वही डिसीजन लेने शुरू करेंगे, तो वो डिसीजन जो होंगे वो उनके सपोर्ट में नहीं जाएंगे। अगर हम कांग्रेस गवर्नमेंट की बात करें तो पिछले 10 सालों से ऑलमोस्ट कांग्रेस गवर्नमेंट का एक इमेज बन चुका है, जो कह सकते हैं यहाँ पे प्रेडिक्ट हो रहा है कि राहुल गांधी कभी पीएम नहीं बनेंगे। क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं, राहुल गांधी पीएम बनेंगे। मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि राहुल गांधी की कुंडली में पीएम बनना नहीं है। मैं उनकी कुंडली के हिसाब से नहीं, पर उनकी फेस रीडिंग में कर रही हूँ, तो उन्होंने एक बार पीएम ज़रूर बनना है, वो चाहे 5 महीने के लिए बने या 10 महीने के, क्योंकि उनका ओवरऑल काम जो एज अ प्रधानमंत्री सिर्फ 10 महीने 8 से 10 महीने का दिख रहा है, उसके बाद वो चले जाएंगे, बट उन्होंने एक बार अपनी ज़िंदगी में गद्दी पे ज़रूर बैठना है, वो उन्होंने ज़रूर बनना है। वो पूरा अपना नहीं कर पाएंगे, वो 100% है, क्योंकि हमारे जो कह रहे हैं कि वो नहीं कर पाएंगे, वो प्रधानमंत्री नहीं, बट फेस रीडिंग से ये हमेशा बार बार आता है, जो मैं देख के बताती हूँ कि उन्होंने एक बार प्रधानमंत्री बनना है। बहुत बोल्ड स्टेटमेंट है आपका ये। 2026 में भी कांग्रेस के ही कोई बड़े अधिकारी या कोई बड़े लेवल की जो पोजीशंस में हैं, उनकी सडन डेथ हो सकती है 2026 में ये आने वाले में। और वो अब आप देखेंगे कौन है, बट वो ये चीज़ें दिख रही है, क्योंकि 2026 में ये है कि कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, मतलब जो लोगों को नहीं डिस्टर्ब करेंगी, बट सडन चीज़ें जैसे किसी की जो आप सोच रहे हैं कि इसकी डेथ नहीं होनी चाहिए या ऐसी नहीं होनी चाहिए, वो चीज़ें 2026 में होंगी। हाँ, रिलेशन जो 2025 में बहुत लोगों के टूटे हैं, 2026 में वो जितने भी रिलेशन या ख़राब हुए हैं ना, 2026 में टिल अप्रैल तक वो रिलेशन और ख़राब होंगे। मतलब आप जो आपके पार्टनर्स हैं या जो आपके दोस्त हैं, उनके साथ और दुश्मनियां बनेंगी। इसलिए मैं ये कहूँगी कि 2026 में जो लोग फ्रेंड्स में मिलकर पार्टी करते हैं या गुटबंदी होती है या आपने कोई बिजनेस सोचा है किसी के साथ, तो प्लीज़ 2026 अप्रैल तक मत करिएगा, क्योंकि वो टूटना ही टूटना है। 2026 अप्रैल के बाद थोड़े रिश्ते सुधरेंगे। तो जैसे आपने कहा कि 2026 अप्रैल मंथ तक स्पेशली रिलेशनशिप में हमें कॉशियस रहना है, लेकिन ओवरऑल अगर 2026 का प्रेडिक्शन गिनूँ मैं, विल इट बी कह सकते हैं 2025 ऐसा अनसर्टन, या फिर 2026 थोड़ा स्मूथ होगा एज कम्पेयर टू 2025? देखिए, 2026 में मिक्स चीज़ें होने वाली हैं, पर 2026 में लोग बहुत ज़्यादा अपने आप को संभालने में काम कर रहे होंगे, अपने आप पे काम कर रहे होंगे, क्योंकि 2026 में आपको अगर आपने अपने आप पे नहीं काम करेंगे तो 2027 आपको डराने आ रहा है, क्योंकि 2030 तक दुनिया बदलने वाली है। 2027-26 के एंड में शुरुआत हो जानी है कि दुनिया बिल्कुल बदल जाएगी, आप और हम बिल्कुल बदलेंगे, हमारी सोच बदलने वाली है, दुनिया बदलने वाली है। आप देखेंगे 2027-28 तक कैसे पूरी दुनिया बदल जाएगी, क्योंकि ये अगले 5 साल 2030 तक एक अलग नया युग आने वाला है, जो अलग होगा। जैसे कहते हैं ना, जातिवाद बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, हिंदुज़म, मुस्लिम, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होने वाली हैं। वो 2026 में इसका आगमन हो जाएगा।
आगमन होना है। इसलिए कह रही हूँ कि 2026 में अपने पैसे को सेव करके रखिए, अपने जो मनी, जो हार्ड कैश है ना, उसको ज़रूर सेव करके रखिए, क्योंकि किसी भी टाइम आपको कैश की ज़रूरत पड़ सकती है, वो आपने ज़रूर करना है। 2027-28 में ये हो सकता है कि 2027-28 में आपको फिर कैश, जो मार्केट में, जो हम आज की डेट में ऑनलाइन यूज़ कर रहे हैं, कैश वापस आ जाए मार्केट में। तो इसलिए कैश पे ज़्यादा ध्यान दीजिए 2026 में। तो कह सकते हैं 2025-2026 ये दोनों साल पूरे कॉशियस ही रहना है हमें, स्पेसिफिकली जो 4 महीने बाकी हैं और पूरे 12 महीने अगले। जी, क्योंकि एक गुट जो है वर्ल्ड का, एक गुट जो है वो, और दो गुट बनेंगे वर्ल्ड के, जिसमें इस्लामिक कंट्रीज अलग आएंगी और हिंदू कंट्रीज अलग आएंगी। उनके बीच में भी बहुत ज़्यादा जिसको कह सकते हैं बहुत तनाव होने वाले, बहुत तनाव हो सकते हैं, एक तरह का युद्ध समय भी हो सकता है। वो युद्ध का बिल्कुल बज जाएगा, ऑलमोस्ट बजने वाला है, क्योंकि मैंने आपको बोला कि नया समय आने वाला। जब भी युद्ध होता है तो समय बदलता है। 2025 में युद्ध नहीं था। ये लोग बार बार बोलते हैं युद्ध देखा, पर वो युद्ध नहीं था, वो सिर्फ एक आगमन था। युद्ध तो अब आने वाला है। युद्ध वो एक आगमन, एक सीज फायर, एक छोटा सा सीज फायर जिसमें हार्डली 3 दिन का था वो। 3 दिन को युद्ध नहीं कहते। मैंने सबको, जब पहले भी मेरे से किसी ने पूछा था तो मैंने कहा था 2025 में युद्ध नहीं होगा। एक हाँ ज़रूर आगमन होने वाला है, एक स्टार्टिंग पॉइंट 2025 का है, बट आगे अब ये जो साल आ रहे हैं, ये साल युद्ध को 101% परपक कर रहे। युद्ध होना है, दुनिया बदलने वाली है। जो युद्ध ऑलरेडी चालू है रशिया यूक्रेन जैसे, वो भी अभी कंटिन्यू करेंगे? वो कंटिन्यू करेंगे। यूक्रेन जो है, अभी हो सकता है कि यूक्रेन 2026 में युद्ध बंद हो जाएगा, अक्टूबर तक आते आते, बट इजराइल फिर अटैक करेगा। सो अगेन दैट विल बी अगेन डन। और इंडिया पाकिस्तान की बात करें, वो होगा 2026 में? 2026 में इंडिया पाकिस्तान का युद्ध आफ्टर, जैसे कि मैंने आपको कहा ना, मार्च अप्रैल के बाद जो लास्ट समय आना है ना, अभी क्या हुआ था, मिड में हुआ था। अब लास्ट जो 2026 जाना है ना, उस समय हम सबको एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेने हैं। सब लोगों को उस समय किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, और युद्ध उस समय भारत और पाकिस्तान का भी हो सकता है। जैसे आपने कहा मैम इस पिछले आंसर में कि 2026 भी कह सकते हैं काफ़ी अनसर्टन रहेगा। अब तक हमने पॉडकास्ट में डिस्कस किए रेमेडीज़, हमने जियोपॉलिटिकल्स डिस्कस किए, काफ़ी सारे अलग पॉइंट्स डिस्कस किए रिलेटेड टू रेमेडीज़। लेकिन अगर हम 2026 की बात करें रिलेटेड टू सेलेब्स एंड क्रिकेटर्स, तो यहाँ पे कुछ नाम आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करना या फिर इनके बारे में पूछना चाहूँगा। रिसेंटली एक एस्ट्रोलॉजर ने प्रेडिक्ट किया था 2026, हार्डली कह सकते हैं 3 महीने पहले 2025 में ही, कि शाहरुख और सलमान के बारे में एक कह सकते हैं ऐसी बात प्रेडिक्ट की थी जो किसी ने सोचा नहीं है, कि शाहरुख और सलमान की डेथ होगी बिटवीन 63rd एंड 67th ऑफ द एज। तो ये सही है या गलत है मैम? देखिए, सलमान खान की जो डेथ का तो मैंने मतलब उनको बहुत पहले ही मैंने किसी के साथ डिस्कस किया था। तो सलमान खान की डेफिनेटली मैंने उनको बोला था कि उनकी शादी तो है नहीं, उनकी लास्ट जो मैरिज दिख रही थी वो 51 के आसपास दिख रही थी। अगर वो 51 में शादी होती तो उनकी शादी के बाद उनकी लाइफ 80 साल तक दिख रही थी। अब उनकी शादी नहीं है, शादी नहीं है, तो अब उनकी लाइफ ऑलमोस्ट 65 to 70 तक जाएगी। बट जाएगी 65 to 70 तक जाएगी, वो 80 तक नहीं जाएंगे। 65-67 के बीच में कुछ ना कुछ, कोई ना कोई उनको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि उनको अब वो अभी बोल रहे हैं कि उनको वो इसलिए शादी नहीं कर रहे क्योंकि उनको बहुत सारे इश्यूज हैं। पर उनकी शादी अगर हो जाती 51 में तो उनकी लॉन्ग लाइफ थी, और 80s को हम लॉन्ग लाइफ में ही काउंट करते हैं। 100%। उसी तरीके से अगर आप ये कह रहे हैं कि शाहरुख खान की है, तो शाहरुख खान के जो अभी जो ग्राफ है वो अब वो अपने बेटे को जिस तरीके से वो लॉन्च कर रहे हैं, वो अब यही काम करेंगे। हार्डली उनकी इस साल में 2026 में भी एक मूवी आनी है, वो भी एंड में हो सकती है, बट उसके बीच में वो कोई भी काम नहीं करेंगे, वो अपने बेटे के साथ ही करेंगे, उसको ही करेंगे। और उसकी जो उनकी जो हेल्थ इश्यूज़ है, जो शाहरुख खान है, उन्होंने
अपनी 60s मतलब जो उनकी 60, 60, 61, 62 वहाँ से ही उन्होंने बीमार होना शुरू करना है। उसके उन्होंने पहले ऐसा नहीं है कि वो बीमारी एकदम अचानक आएगी और वो ही विल बी डेड, नहीं, उनकी बीमारी शुरू हो जाएगी और वो सबको पता चलेगी, न्यूज़ में आ जाएगा कि वो कंटिन्यू बीमार चल रहे हैं। उनकी बीमारी अगले 5 साल तक चलेगी, 5 साल के बाद फिर उनकी डेथ होनी है। और ये ज़रूर है कि उनकी बीमारी 5 साल तक चलनी है, जो लोगों को दिखेगी। अब तो लोगों को अब ये पता है कि हमें तो पता नहीं है, तो हम कह नहीं सकते, बट ऑलमोस्ट वो उनकी जो एज 59, 48 और 58 यहाँ से उनकी बीमारी शुरू होनी है और 64 तक सबको बीमारी उनकी ऑलमोस्ट पता चल जाएगी। सो दैट कह सकते हैं ये जो स्टेटमेंट है वो ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं सही है। कहीं ना कहीं नहीं, मतलब उनकी एज ऐसा भी नहीं, उन्होंने बोला 65 में 62 में सडन डेथ हो जानी, सडन डेथ नहीं होनी, ग्रेजुअली होनी है, क्योंकि लोगों को सबको पता लगना है और वो ग्रेजुअली 70 के आसपास ही जाएगी। और 70 नॉर्मली अपनी हमारे इंडिया में एक नॉर्मल एज है, तो इसको हम डिनाई नहीं कह सकते। परफेक्ट। क्रिकेटर्स की जहाँ तक बात करें, कहा जा रहा है कि रोहित शर्मा एंड विराट कोहली ये दोनों अपने रिटायरमेंट से फिर से वापस आएंगे, ये सही है? देखिए विराट कोहली तो अब एक डिफरेंट वर्ल्ड में जा चुके, जैसे कि आप कहते हैं कि वो मेडिटेशंस बहुत करते हैं, राइट। अभी वो एक बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं, बहुत बड़ा बिजनेसमैन ही इज गोइंग टू बी। और जिस तरीके से उन्होंने अपनी क्रिकेट में अपने नाम कमाया था ना, उसी तरीके से अब वो बिजनेस में नाम कमाएंगे। उनकी ऑल ओवर वर्ल्ड में हर कंट्रीज में कंपनीज होनी है, मतलब इस लेवल का उनका अब बिजनेस होगा। वो और अनुष्का अब बिजनेस करेंगे और इस लेवल का बिजनेस करना उन दोनों ने, ये नहीं है कि अब वो सिर्फ मेडिटेशन और इन्हीं वर्ल्ड में चले गए, बट ये है कि वो क्रिकेट वर्ल्ड में उतने एक्टिव नहीं होने वाले हैं। अब दोनों हस्बैंड वाइफ अब दोनों को बिजनेस करने वाले हैं और दोनों बिजनेस उस तरीके का, उस लेवल का करने वाले जैसे उन्होंने क्रिकेट खेला। तो अब उनका जो ध्यान है और उनका पोर्टफोलियो है ना, अब बिल्कुल चेंज होने वाला है, ऑलमोस्ट चेंज। शायद वो उस चीज़ों पे ही काम कर रहे होंगे, क्योंकि जब आपने कोई बड़ा कंपनी या बड़े कुछ करना होता है ना, तो आप अपने आप को एक साइड लाइन कर लेते हो, है ना, डिस्कनेक्ट करते हो इस माहौल से, क्योंकि आप क्रिकेट वाले माहौल से अपने आप को डिस्कनेक्ट करोगे तभी आप दूसरे वर्ल्ड में जाओगे। तो अभी वो उस चीज़ की तैयारी में है, इसलिए वो अपने आप को क्रिकेट वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। और जहाँ तक रोहित शर्मा की बात करें, देखिए रोहित शर्मा, जब आपका क्वेश्चन कि रोहित शर्मा कभी रिटायरमेंट के बाद रिटायरमेंट होंगे, रिटायरमेंट रोहित शर्मा ऑलमोस्ट हो चुके हैं। और उनका भी बहुत कम चांसेस है, वैसे तो मैं नहीं कहूँगी कि वापस आना। उन्होंने भी अपनी लाइफ, सेकंड लाइफ सोच ली है। और बेसिकली वो आएंगे जब अगर क्रिकेट में, तो वो खेलने की जगह पे एक बड़े पोर्टफोलियो को हैंडल कर रहे होंगे। ये नहीं कि वो किसी का कोच बने होंगे, ये लेवल का नहीं, वो कुछ और उससे बड़े पोर्टफोलियो को हैंडल कर रहे होंगे। इस पॉइंट पे आएंगे, बट 1 से 1.25 साल के बाद आएंगे, जब वो इतने, मतलब जैसे कहते हैं ना, दुनिया से एकदम पहले छिप जाना, उसके बाद फिर दुनिया को दिखाना कि मैं इस पोर्टफोलियो के बला, तो वो उस पोर्टफोलियो के लिए रेडी हो रहे हैं। वो पोर्टफोलियो में आने वाले हैं, वो बड़े पोर्टफोलियो, जो अभी ये नहीं कि जैसे बाकियों ने किया था कि किसी की कमेंट्री कर ली, किसी के, वो नहीं। परफेक्ट। जैसे मैम ने आज के एपिसोड में काफ़ी सारी हमें रेमेडीज़ बताई, वेदर इट इज़ दिवाली, वेदर इट इज़ काली चौदस, धनतेरस, या फिर फेस रीडिंग के थ्रू काफ़ी सारे हमें कह सकते हैं हिडन सीक्रेट्स बताए कि अगर आपको शादी करनी है तो आपके सोलमेट में आपको क्या देखना है। 2025 आने वाला समय कैसा होगा, 2026 वो भी कैसा होगा। जियोपॉलिटिकल भी यहाँ पे हमने डिस्कशन किया, डोनाल्ड ट्रंप, मोदी जी जैसे बड़े हस्तियों को हमने डिस्कस किया इस पॉडकास्ट में, और आखिर में सेलेब्स और क्रिकेटर्स को भी हमने डिस्कस किया। मैं नहीं समझता हूँ इतनी ज़्यादा रेमेडीज़ एक एपिसोड में आपको कभी देखने मिली होगी, और स्पेशली वो भी जब आने वाले 1 महीने में दिवाली आ रही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया अनुराधा जी, आपने स्पेसिफिकली आज इस एपिसोड को इतना खास बनाया, इतनी सारी रेमेडीज़ दी और अच्छी छोटी छोटी रेमेडीज़ दी जो कोई भी एक आम इंसान ईजिली कर पाए। उसके लिए बहुत बहुत आभार, और आशा करता हूँ ये जो एपिसोड की हमारा जो सिलसिला शुरू हुआ है वो आगे भी कई एपिसोड तक हम मिलते रहे मैम। जरूर, धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।